हेलो एवरीवन, गेट सेट स्टडी में स्वागत है। अब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। ये हमारा टीजीटी ईएमआरएस का सिलेबस है और ये हमारा पीजीटी ईएमआरएस का सिलेबस है, दोनों में ही प्रेजेंट है ये। और आज हम यही सब देखने वाले हैं एनसीईआरटी का टॉपिक पढ़ के। सो एनसीईआरटी कवर करते हैं, ये चैप्टर 6 है क्लास 11th का, कंप्यूटर साइंस। तो इसमें इंट्रोडक्शन में तुम्हें दे रखा है कि क्या होता है फ्लो ऑफ कंट्रोल। एक एग्जांपल से समझाया जा रहा है कि स्कूल बस है, तुम्हें स्कूल तक छोड़ के आएगी और ये स्कूल पे जाने के रास्ता डिफाइंड है। एक तरह से हमें जिस तरह से पक्की रोड दिख रही है वहीं वहीं जाना है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, एक तरह का फ्लो ऑफ कंट्रोल कहते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है, द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो जिस तरह का ऑर्डर मेंटेन रहेगा उसी को फ्लो ऑफ कंट्रोल कहेंगे। द फ्लो ऑफ कंट्रोल कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो एक स्ट्रक्चर के थ्रू हम इसको करने वाले हैं। एंड पाइथन सपोर्ट दो तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो अगर पेपर में आता है व्हाट इज फ्लो ऑफ कंट्रोल, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में भी लिखना होगा, दैट इज सिलेक्शन एंड रिपीटिशन। क्या होता है ये चीजें समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखो, प्रोग्राम टू प्रिंट द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस निकाल रहे हैं। नंबर 1 और 2 दोनों ही इंटीजर हैं पहले तो, और num1 माइनस num2 कर दिया हमने डिफरेंस पे और आउटपुट आ गया हमारा 5 माइनस 5 और 7 को माइनस करेंगे तो -2 आया। ठीक है, 5 माइनस 7 इज -2। अब सिलेक्शन क्या होता है, देखो कि अगर मान लो 10 रुपये का पेन है और तुम दुकान में खरीदने जा रहे हो, तो 10 रुपये के कई तरह के पेन आते हैं। ठीक है, अलग अलग कंपनी के आते हैं। अब मुझे रेनॉल्ड्स बटरफ्लो ही पता है, मगर वो 10 के नहीं है। तो तुम बस मान लो कि तुम्हें चूज करना है, कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना है। तो वी डिसाइडेड अ पाथ एज पर आवर प्रायोरिटी। अ डिसीजन इन्वॉल्व सेलेक्टिंग फ्रॉम वन और टू और मोर ऑप्शंस। ठीक है, जो भी ऑप्शन है उसमें से सेलेक्ट करना, तो उसके लिए इफ एल्स का यूज करते हैं। तो अगर स्टार्ट करा, इनपुट हमारा नंबर 1 है, नंबर 2। ठीक है, अच्छा हम ये बना क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो -2 आया। अब मैं चाहता हूँ हमेशा पॉजिटिव आंसर आए, तब क्या करें। तब हम क्या करेंगे, जो भी नंबर बड़ा है उसी में से छोटे को घटाएंगे। यहाँ 5 में से 7 घटाना पड़ा हमें। ठीक है, ऐसा ना हो कि माइनस में आंसर आए तो हम 7 में से 5 घटाएंगे। तो उसको करने के लिए क्या करा कि अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, पहला नंबर बड़ा है दूसरे से, तो फिर 7 में से 5 घटा दो, बड़े में से छोटा घटा दो। नहीं है तो उल्टा कर दो। ठीक है, पहले 5 माइनस 7, तो यहाँ पे 7 माइनस 5 फिर से हो जाएगा। जो भी डिफरेंस आएगा वो प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारा डिसीजन मेकिंग का फ्लो चार्ट हो गया। तो बिगर नंबर लिखा भी है कि दैट सबट्रैक्ट्स द बिगर नंबर, स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर। ठीक है, बड़े में से छोटा घटा देंगे। तो इफ एल्स ऐसे कंडीशन रहती है, हमारी इफ कंडीशन रहती है और स्टेटमेंट आती है। ठीक है, इन द फॉलोइंग एग्जांपल, इफ द एज एंटर्ड बाय द यूजर इज ग्रेटर देन 18, अगर 18 से ऊपर की उम्र है, ठीक है, तो हम लिखेंगे एलिजिबल टू वोट। तो यही करा, इंटीजर फॉर्म में एज निकाली और चेक करा ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो वोट देने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे एक और टर्म आती है एल्स नाम से। एल्स मतलब अल्टरनेटिव पाथ, दूसरा तरीका। अगर पहला नहीं तो दूसरा। तो दूसरा क्या है, एल्स प्रिंट कर दो नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो ये इफ एल्स बता रहे सिलेक्शन के थ्रू। और ये वाला तो मैं बता ही चुका, नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 बड़ा है। और एक होता है एल्स और इफ एल्स, बहुत सारे एलिफ भी आते हैं बीच में। मतलब अगर ये नहीं तो फिर ये, फिर ये, फिर ये, लास्ट में एल्स आता है। तो मैनी अ टाइम्स देर आर सिचुएशन दैट रिक्वायर मल्टीपल कंडीशन टू बी चेक्ड। बहुत सारी कंडीशन चेक करनी हो सकती है, जरूर थोड़ी दो ही होगी, 18 से बड़ा या छोटा है। इट मे लीड टू मैनी अल्टरनेटिव, बहुत सारे अल्टरनेटिव हो सकते हैं। और उस केस में हम एलिफ यूज करते हैं। अभी अच्छा एक प्रोग्राम आएगा एनसीईआरटी में, यही आगे हम डिस्कस करेंगे, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं। जो हमने ऊपर फ्लो चार्ट देखा उसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। ठीक है, अब इससे पहले हमने जो 5th चैप्टर कवर किया था उसमें एल्गोरिदम्स देखी थी। अब हम एक्चुअल प्रोग्राम्स देख रहे हैं। तो प्रोग्राम है टू प्रिंट पॉजिटिव डिफरेंस, ध्यान रखना पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डिफरेंस करने के लिए अगर कोई भी छोटे में से हम बड़ा घटा रहे हैं तो ऐसा नहीं होने देंगे, वरना नेगेटिव आ जाएगा। तो हमने दोनों नंबर इनपुट करवाए, इंट करके ब्रैकेट में लिखना इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। अगर नंबर पहला वाला बड़ा है दूसरे से, तब तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, बड़ा माइनस छोटा। नहीं तो बड़ा वाला दूसरा था तो दूसरे में से पहला माइनस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इफ कंडीशन लगी, फिर एल्स लग गई। और अगर हम एलिफ का एग्जाम्पल देखना चाहें तो वो एग्जाम्पल है हमारा ऐसा कि मान लो एक नंबर है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। देख रहे हो, दो कंडीशन से ज़्यादा है। पहले था 18 साल से बड़ा या छोटा है। अब यहाँ पे 3 कंडीशन है। पहला है पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है, तो नंबर इज पॉजिटिव। फिर एलिफ लगा दिया इन्होंने। एलिफ क्यों लगाया, नंबर नेगेटिव है तो। ठीक है, जीरो से कम है। नहीं तो क्या है, नंबर जीरो ही है भाई। जीरो से ज़्यादा है तो पॉजिटिव, जीरो से कम है तो नेगेटिव, वरना जीरो ही है। देखो कहीं इक्वल टू नहीं लग रहा, है ना? तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। डिस्प्ले द अप्रोप्रिएट मैसेज एज पर द कलर ऑफ द साइन ऑफ द रोड क्रॉसिंग। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आ जाए कि कब स्टॉप करना है कब नहीं करना है। तो हमने सिग्नल को क्या करा, इनपुट कर दिया एंटर द कलर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कैपिटल में लिखते हैं रेड, कुछ लोग स्मॉल में लिखते हैं। तो अगर सिग्नल हमारा स्मॉल रेड है या फिर सिग्नल हमारा कैपिटल रेड है तो हमें स्टॉप प्रिंट करना है। ठीक है, एलिफ सिग्नल अगर हमारा ऑरेंज है या फिर कैपिटल ऑरेंज है, ठीक है, बात समझ गए ना। यहाँ पे रिपीटेड चीज लिखी है, बस एलिफ का ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट है हमारा एलिफ। एलिफ मतलब एल्स इफ, नहीं तो, हिंदी में बोले तो। नहीं तो 20 लो, ऑरेंज है तो 20 लो, नहीं तो गो, ग्रीन आया तो गो। सिग्नल ऐसा है, और मतलब इनमें से कोई भी एक चलेगा, ट्रू
इन दोनों में से कोई भी कंडीशन चलेगी। तो नंबर ऑफ एलिफ जो है वो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कंडीशन। मान लो कि किसी ने संडे मंडे ट्यूसडे का पूरा रूटीन बना दिया कि अगर संडे है तो छुट्टी है, मंडे है तो ये काम, ट्यूसडे है तो वो काम, तो इतने सारे एलिफ लग जाएंगे। ठीक है, अब ये है वो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। हम ध्यान से समझते हैं, अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है। ये आ सकता है 4 नंबर में कि तुम्हें एक प्रोग्राम लिखना है, क्वेश्चन धीरे ध्यान से समझना, कह रहे हैं कि एक सिंपल कैलकुलेटर का काम करना है तुम्हें। पहला ये समझ में आया। जब भी कैलकुलेटर की बात आती है हमें इफ एलिफ एलिफ ये सब लगाने हैं। प्रोग्राम शुड डू द फॉलोइंग, क्या क्या करना चाहिए प्रोग्राम को, एक्सेप्ट 2 नंबर फ्रॉम द यूजर। 2 नंबर लेने हैं यूजर से, ठीक है। आस्क यूजर टू इनपुट एनी ऑफ द ऑपरेशन, यूजर को बोलना है कि इनमें से कुछ दबाओ, प्लस लिख दो, माइनस लिख दो, या स्टार लगा दो, या डिवाइड लगा दो। एन एरर मैसेज डिस्प्लेड, अगर यूजर ने कुछ और करा। कुछ यूजर शैतान होते हैं, वो क्वेश्चन मार्क दबा देंगे या हैश दबा देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे जो ऑपरेशन हमने दिया ही नहीं ऑप्शन। तो उस केस में क्या है, एक एरर मैसेज आएगा कि भाई तुमने इनमें से चुना नहीं है। फिर तीसरा है डिस्प्ले ओनली पॉजिटिव डिफरेंस इन केस ऑफ ऑपरेटर माइनस। तो यहाँ पे भी बोल दिया इन्होंने कि अगर मान लो यूजर ने 2 नंबर दिए और अगर पहला नंबर छोटा निकले, जैसे 5 में से 7 घटा रहे हैं, तब तो नेगेटिव आएगा, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें पॉजिटिव ही डिफरेंस लाना है। तो अगर दूसरा नंबर बड़ा है, पहला छोटा है, तो तुम उल्टा कर देना उस केस में, मतलब 7 में से 5 माइनस करना है। आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए इन केस ऑफ नेगेटिव माइनस या सब्ट्रैक्शन। लास्ट देखो, डिस्प्ले अ मैसेज, प्लीज एंटर अ वैल्यू अदर देन जीरो। जीरो के अलावा कुछ और डालो अगर हमारा डिवाइड के नीचे जीरो है। मान लो यूजर ने डिवाइड दबाया और तुम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, पता है ना, नॉट डिफाइंड वैल्यूज आ जाती हैं, इन कुछ लोग इनफाइनाइट कहते हैं, वो अलग टॉपिक है। तो प्रोग्राम हम किस तरह से लिखेंगे, बहुत सारी बातें हैं। पहले हमारा काम क्या था, 2 नंबर्स इनपुट करने हैं। तो हम समझदारी से क्या करेंगे, एक एक करके देखो किस तरह से आंसर लिखना है। तो पहले हैश लगाना, मत भूलना, बताना कि तुम्हारा प्रोग्राम किस बारे में है। जैसे तुम्हारे पास जब भी क्वेश्चन आता है, इंग्लिश में लिखा हुआ आता है कि वाई डिड द बियर हिट द एलिफेंट, तो तुम आंसर कैसे लिखते हो, द बियर हिट द एलिफेंट बिकॉज, है ना। तो जो क्वेश्चन होता है पहले हम वो लिखते हैं थोड़ा सा, उसके बाद बिकॉज लगा के आंसर लिखते हैं। तो ये कमेंट इस तरह का है, हमेशा लिखना पेपर में जाओगे तो पहले हैश लगाना, कि उनको पता चले कि इसको कमेंट लगाना आता है। क्या करने वाले हैं, प्रोग्राम टू क्रिएट अ 4 फंक्शन कैलकुलेटर। 4 फंक्शन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। रिजल्ट हमारा रहेगा जीरो, ये कंफर्म है, क्योंकि रिजल्ट ही हमारा आने वाला है आंसर। अब हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, तुम नम 1 नम 2 भी लिख सकते हो, वैल मतलब वैल्यू करके इन्होंने लिखा है। फ्लोट क्यों ले लिया हमने, कि अगर पॉइंट में हो, देखो फ्लोट के अंदर सारे इंटीजर आ जाते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो हमें दिक्कत ना हो, पॉइंट में आंसर आ जाएगा तो और एक्यूरेट लगेगा, है ना। 30 रुपये बोलो, 30.0 रुपीज़ बोलो, बात एक ही है। इनपुट करना है दोनों, हमने एंटर वैल्यू 1 एंटर वैल्यू 2। अब हमने एक ओपी नाम से ऑपरेशन बना दिया, ऑपरेटर बना दिया। ये तो क्या क्या करेगा, इसमें इनपुट लेगा इनमें से कोई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से कोई। तो अगर यूजर ने प्लस दबाया, ठीक है, यूजर ने प्लस लिखा, तो हमारा ये वाला काम चालू हो जाएगा। तो वो रिजल्ट को क्या करेगा, पहली और दूसरी वैल्यू को ऐड कर देगा। इतना समझ में आता है। अगर एलिफ देखना, एलिफ लगाया क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑपरेशन है, तो हर जगह एलिफ 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 लगेगा। और लास्ट में, मतलब जरूरी नहीं है लास्ट वाले को तुम एल्स कर दो, उसमें भी एलिफ लगा ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो याद है मैंने क्या बताया था, मतलब क्वेश्चन ने क्या बोला था कि हमेशा पॉजिटिव डिफरेंस आना चाहिए। तो हमारी वैल्यू 1 अगर बड़ी है तो वैल्यू 1 में से घटा दो, नहीं तो वैल्यू 2 में से घटा दो। तो उसने क्या करा, एलिफ के अंदर इफ एल्स चलाया, ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसा मान लो कि मान लो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करके, और अगर मंडे को मेरे को चॉकलेट मिली, और वो चॉकलेट अगर डार्क चॉकलेट निकली तो मैं वो खा लूंगा, नहीं हुई तो मैं कुछ और खा लूंगा। मतलब समझ रहे हो कि हम एक कंडीशन के अंदर भी एक और कंडीशन बना सकते हैं। नेस्टिंग कहते हैं इसको, नीचे बताया जाएगा। मैंने पहले ही बोल दिया कि एलिफ ऑपरेशन अगर हमारे पास आया, मल्टीप्लाई का तो मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिवाइड में एक और कंडीशन थी कि डिवाइड जीरो से नहीं होना चाहिए। तो अगर वैल्यू 2 हमारी जीरो निकली, देखो वैल्यू 1 अगर जीरो है तो जीरो से किसी को भी डिवाइड करो जीरो ही आता है, तब दिक्कत नहीं है। मगर जब किसी भी नंबर को लास्ट में, मतलब जीरो अगर नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, तब दिक्कत है ना। उस चीज़ से बचने के लिए हमने पहले ही पूछ लिया, वैल्यू 2 अगर जीरो है तो एरर डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, बात खत्म हो गई है। और ये आ गया। और एल्स इन्होंने लास्ट में क्या रखा, देखो एलिफ 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 लगाने के बाद लास्ट में एल्स में रखा कि मान लो किसी ने इनमें से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से कुछ नहीं लगाया, तब हम क्या करेंगे, रॉन्ग इनपुट, प्रोग्राम टर्मिनेटेड। रिजल्ट जो है वो आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, लास्ट में रिजल्ट प्रिंट होने वाला है। अगर प्रिंट नहीं हो रहा है तो उसने रॉन्ग इनपुट लगाया होगा, या डिविजिबल बाय क्या होगा, जीरो होगा। तो आउटपुट हमारा किस तरह से है, जैसे 84 को 4 से करा तो 21.0 आ गया, बिकॉज इट हैज़ टेकन इन दीज इंटीजर्स एज फ्लोट। ठीक है, जब डिवाइड करते हैं तो इसलिए पॉइंट पे आंसर आ गया। लिखा नहीं यहाँ पे कि नेस्टिंग, नेस्टेड इफ, यही बता रहा था मैं कि इस प्रोग्राम में द ऑपरेटर प्लस, सॉरी माइनस एंड डिवाइड दे एग्जिस्ट इन इफ एल्स कंडीशन विद इन द एलिफ ब्लॉक। एलिफ ब्लॉक के अंदर भी इफ एल्स चल रहा है, दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग, नेस्टेड इफ। मतलब एलिफ के अंदर इफ एल्स डाल दिया कि अगर मंडे है, चॉकलेट डार्क चॉकलेट है तो मैं खाऊंगा, नहीं है तो मैं कुछ और खा लूंगा। तो देख रहे हो, ये मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ ये वाला एग्जांपल, कि उन्होंने एलिफ के अंदर भी थोड़ा सा गैप देके इंडेंट करके अपना इफ एल्स यहाँ भी अंदर चालू कर दिया। तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर पेपर में आता है व्हाट इज नेस्टेड इफ,
तो तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझाना है तो ये बना के दिखा सकते हो। अब आते हैं इंडेंटेशन, मैंने बोल ही दिया तुम्हारे सामने, तो क्या होता है ये, ठीक है। तो द मोस्ट प्रोग्राम इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द स्टेटमेंट विद इन अ ब्लॉक आर पुट इनसाइड करली ब्रैकेट्स होता है। करली ब्रैकेट्स याद है मैं किन की बात कर रहा हूँ, सी प्लस प्लस की। एक करली ब्रैकेट लगाते थे वॉइड मेन के अंदर और बंद करते थे, उसी के अंदर का प्रोग्राम चलता था। मगर पाइथन में इंडेंटेशन का यूज होता है। तो तुम ऐसे लिख सकते हो, कोई पूछे व्हाट इज इंडेंटेशन, तो डायरेक्टली समझाने से अच्छा तुम बता सकते हो कि बाकी लैंग्वेज में हम करली ब्रैकेट का जो काम करते थे वो इस पाइथन में इंडेंटेशन करती है, फॉर ब्लॉक एज वेल एज फॉर नेस्टेड ब्लॉक स्ट्रक्चर। ठीक है। लीडिंग वाइट स्पेसिस को हम स्पेसिस और टैब से बताते हैं। टैब लगा दिए, है ना, जो लैपटॉप में या कंप्यूटर में कीबोर्ड में लिखा हुआ होता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। स्टेटमेंट की बिगिनिंग में ध्यान रखना, उसको इंडेंटेशन कहते हैं। इन पाइथन द सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन एसोसिएट्स स्टेटमेंट इनटू अ सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड। तो अगर तुम्हारी इंडेंटेशन एक लेवल पे है, मतलब सब में सेम तरह के टैब लगाए हुए हैं, तो वो एक ब्लॉक ऑफ कोड कहलाएगा, जो सी प्लस प्लस में कर्ली ब्रैकेट के अंदर आया करता था। द इंटरप्रेटर चेक इंडेंटेशन लेवल वेरी स्ट्रिक्टली। तो ध्यान रखना, पाइथन देखने में आसान है, मगर मगर अंदर जो काम चल रहा है वो इंडेंटेशन के बेसिस पे चल रहा है, कि सामने से साफ सुथरा दिखे। तो कोई ब्रैकेट ब्रैकेट करली ब्रेसेस ये सब नहीं लगाया ना, सेमी कॉलन वगैरह लगाया, तो वो इंडेंटेशन के बेसिस पे देखते हैं। एंड थ्रो द सिंटेक्स एरर अगर इंडेंटेशन करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो एक ब्लॉक के अंदर होना चाहिए, ये डेफिनेट मैटर करता है। इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू यूज अ सिंगल टैब फॉर ईच लेवल ऑफ इंडेंटेशन, एक कॉमन प्रैक्टिस है। ठीक है, सिंगल टैब दबा दो, अगर तुम प्रोग्राम लिखते हो तो तुम्हें पता होगा ये चीज़, कि the if else statement has two blocks of statement and the statement in each block are indented with the same amount of space। अब देखो एग्जांपल के साथ इन्होंने 6.4 प्रोग्राम में समझाया है। प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जर ऑफ द टू प्री स्पेसिफाइड नंबर्स। देखो कोई भी प्रोग्राम अगर एनसीईआरटी में लिखा है और तुम उसको, जैसे पेपर में आता है व्हाट इज इंडेंटेशन एंड एक्सप्लेन थ्रू एग्जांपल, तो तुम्हें जरूर बताना है ये एटलीस्ट, है ना। भले ही ये एग्जैक्ट ये ना दो, मगर तुम्हें समझाने के लिए तुम देख रहे हो किस तरह गैप दिया गया है यहाँ पे। ये प्रिंट स्टेटमेंट इसके अंदर क्यों आ रही है, क्योंकि ये इस ब्लॉक का पार्ट है, ब्लॉक वन का। तो यहाँ पे दो नंबर लिए, अगर पहला नंबर बड़ा है तो पहला नंबर बड़ा और बाय कह देगा, वरना दूसरा नंबर बड़ा है बाय बाय। तो ये कुछ भी लिखा हो उन्होंने, मैटर नहीं करता। समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि भाई तुम्हारे एक ब्लॉक के अंदर हमारी एक इंडेंटेशन है, अब एल्स आया इसके अंदर हमारी दूसरी इंडेंटेशन, तो एल्स के अंदर ये ब्लॉक एक सेकंड ब्लॉक कहलाएगा, ये ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक कहलाएगा, इफ वाला। इसी को इंडेंटेशन के थ्रू समझाया गया। व्हाट इज रेपिटेशन, रेपिटेशन हमारे लूप्स आ जाते हैं। देखो ऑफन वी रिपीट अ टास्क, फॉर एग्जांपल पेमेंट टू इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, हर दिन करते हैं। या फिर तुम अपना वोडाफोन का चार्ज करते हो, जियो का चार्ज करते हो, हर दिन हर महीने करते हो, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वगैरह। शोज द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई दैट इन्वॉल्व 4 स्टेजेस। अब बटरफ्लाई ले एग्स, बटरफ्लाई एग ले करती है, टर्न इनटू कैटरपिलर, उसके बाद प्यूपा बनता है, उसके बाद वो बटरफ्लाई फाइनली बनती है। द साइकिल स्टार्ट अगेन विद लेइंग एग बाय द बटरफ्लाई। फिर से क्या होता है, वो बटरफ्लाई फिर से एग देती है, फिर से बनता है प्यूपा, फिर कोकून वगैरह, है ना। तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए बताता हूँ कि जब भी पेपर में आए तो तुम्हें लिखना आना चाहिए। दिस काइंड ऑफ रिपीटिशन इज कॉल्ड आइट्रेशन। इसको आइट्रेशन कहते हैं, एक के बाद एक हो रहा है। रिपीटिशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम इज मेड पॉसिबल यूजिंग लूप कंस्ट्रक्ट्स। बताया ना, लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स का यूज करते हैं हम। अगर रेपिटेशन का बात आती है तो हम कोई ना कोई लूप लगाते हैं। अब मान लेते हैं तुम्हें पहले 5 नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर इसलिए बोला है क्योंकि 1 से 5 तक होते हैं, जीरो नहीं आता उसमें। ठीक है, तो प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 5, तो लो आउटपुट आ गया ये। तो क्या हमें बार बार ऐसे प्रिंट करना पड़ेगा? अगर हमारे पास 1,10,000 जितने भी हैं, इतने प्रिंट करने होंगे तो बार बार नहीं लिखते रहेंगे, पागल नहीं हो जाएंगे। तो प्रोग्राम लॉजिक क्या रहेगा, टेक अ वेरिएबल, एक वेरिएबल पकड़ो, उसको काउंट देना शुरू कर दो एंड सेट इट्स वैल्यू टू 1। ठीक है, स्टार्टिंग 1 से करो, उसके बाद उसकी धीरे धीरे एक एक वैल्यू बढ़ाते रहो, और ये इसको कहते हैं इंक्रीमेंट करना। ठीक है, प्रिंट द वैल्यू ऑफ काउंट, उसके बाद उसकी वैल्यू एक एक करके बढ़ाते रहो। और चौथा स्टेप है रिपीट स्टेप एंड टू, जब तक हमारा आंसर इसके बराबर ना जाए। देखो लेस देन इक्वल टू क्यों बोला, लेस देन है तब भी चलेगा, इक्वल टू है यानी एग्जैक्ट इस पे भी चलेगा। ठीक है, 1 लाख पे। तो लूपिंग कंस्ट्रक्ट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम रिपीटेबली। कितने अच्छे से बोला गया है। पहले यहाँ पे लिखा गया कि लूपिंग कंस्ट्रक्ट का यूज करके हम क्या करते हैं, रेपिटेशन करते हैं। पेपर में अगर आता है व्हाट इज रेपिटेशन, तो तुम यहाँ से लिखोगे, ठीक है, कि रेपिटेशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम हम लूपिंग कंस्ट्रक्ट के थ्रू करते हैं। ठीक है, और उसका एक पार्ट है आइट्रेशन नाम से, वो हम नीचे देखने ही वाले हैं कि हम आइट्रेशन ही देख रहे हैं असल में। और लूपिंग कंस्ट्रक्ट क्या करते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम रेपिटेटिवली। ठीक है, इसकी हेल्प से हम बहुत सारी स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्मॉल कोड में, बेस्ड ऑन द कंडीशन। जो भी कंडीशन है, इसमें कंडीशन थी 1 लाख या उससे कम या उसके बराबर, जब तक नहीं हो जाता तब तक चलते रहो। द स्टेटमेंट इन अ लूप आर एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन एज लॉन्ग एज पर्टिकुलर लॉजिकल कंडीशन रिमेन ट्रू। बताया ना मैंने, जब तक हमारा कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ये थी कि काउंट हमारा स्मॉलर देन इक्वल टू 1 लाख है या 100 के है, तब तक कंडीशन चलता रहेगा, लूप चलता रहेगा। ठीक, कंडीशन इज चेक बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कॉल्ड लूप्स कंट्रोल वेरिएबल।
तो एक वेरिएबल के बेसिस पे चलते हैं, यहाँ पे काउंट दिख रहा है तुम्हें, है ना। व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप हमारा टर्मिनेट हो जाता है। लूप क्या है? लूपिंग कंस्ट्रक्ट का फॉर्म करते हैं, हमारा फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, ये सब। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामर टू इंश्योर दैट कंडीशन इवेंचुअली डज बिकम फॉल्स। तो एक प्रोग्रामर, हम जैसे कोडरों की एक जिम्मेवारी बनती है कि भाई जीवन में कभी ना कभी जाके वो लूप खत्म हो। ऐसा ना हो कभी खत्म नहीं होगा तो प्रोग्राम ही क्रैश कर जाएगा। सो दैट देयर इज एन एग्जिट कंडीशन, कोई ना कोई एग्जिट होना चाहिए, डज नॉट बिकम इनफाइनाइट लूप। ध्यान रखना इस चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डिड नॉट सेट द कंडीशन, अगर हम कंडीशन सेट ही ना करें कि काउंट जो है जब तक 1 लाख ना हो जाए, तो वो तो कभी स्टॉप ही नहीं होगा। 1 करोड़, 20 करोड़, 60, 100 करोड़। ठीक है। तो देर आर टू लूपिंग कंस्ट्रक्ट, मैंने बता दिया, इन पाइथन में 2 तरह के लूपिंग कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो ये सब रेपिटेशन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है। फॉर एंड वाइल, अब फॉर लूप समझ लेते हैं। हमें वैसे पता ही है, हमने काफ़ी क्वेश्चन भी देख रखे हैं इसके। स्टिल एक बार देख लेते हैं। अगर पेपर में स्पेसिफिकली फॉर लूप आता है, द फॉर स्टेटमेंट इज यूज टू आइट्रेट ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज और सीक्वेंस। ठीक है। एक रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए अगर हमें आइट्रेट करने, मान लो 12 से 15 तक, याद है पिछले चैप्टर 5 में एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी था ऐसा कि 5 से लेके 25 के बीच में जितने भी 5 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो हमने वहाँ फॉर लूप लगाया था। दीज वैल्यूज कैन बी इधर न्यूमेरिक एज वेल एज वी, अच्छा ठीक है, ये न्यूमेरिक न्यूमेरिक वैल्यूज हो सकती हैं। दे कैन बी एलिमेंट्स ऑफ अ डेटा टाइप लाइक स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। मान लो कि यूजर ने जब तक 0 एंटर ना करा, है ना, और यूजर जो भी एंटर करता है वो स्ट्रिंग में होता है, तो अल्टीमेटली वो स्ट्रिंग को भी कह सकता है। While every iteration of the loop, the control variable check whether each of these values is range have been traversed or not। और हर बार ना वो क्या करता है, हर बार कंडीशन चेक करेगा, हर वैल्यू को चेक करेगा। When all this item of the range are exhausted, जब सारी चीज़ें एग्जॉस्ट हो जाती हैं, स्टेटमेंट जो है विद इन द लूप आर नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है। एक बार जब कंडीशन हमारी हो गई, रुक गई, या ऐसे बोलो हमारी रेंज खत्म हो गई, 5 से हम, हमारी तुम्हारा मैक्सिमम था 1 लाख तक ऊपर हमने देखा, उसके बाद कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती, द कंट्रोल इज इन ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलो द फॉर लूप। तो फॉर लूप का ब्लॉक जो बना, उसके नीचे जो स्टेटमेंट है उसमें आ जाएगा सीधा। तो यूजिंग वाइल यूजिंग फॉर लूप, इट इज नोन इन एडवांस द नंबर ऑफ लूप्स विल एग्जीक्यूट। अच्छा, यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसी को फाइंड आउट करना चाह रहा था कि फॉर लूप की खासियत यही बताता है कि अगर तुम्हें एडवांस में पता है कि कितनी बार वो लूप चलना चाहिए। ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर तुम्हें पता है वो 1 लाख बार चलेगा, 10 बार चलेगा, 25 बार चलेगा, तभी तुम फॉर लूप का यूज़ करोगे। देखो, एक बार स्टार्ट करा इनिशियलाइज स्टेटमेंट, उसके बाद टेक्स्ट एक्सप्रेशन, फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप। देख लो, बिल्कुल ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है, व्हाट इज फॉर लूप, राइट, ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप। तो ये एग्जैक्ट बनना चाहिए। स्टार्ट और स्टॉप का मैंने बता रखा है कैसे रहेगा। ठीक है। ये डब्बे हमारे रेक्टेंगल इनिशियलाइज करेंगे स्टेटमेंट को, और यहाँ पे क्या है, टेस्ट एक्सप्रेशन आ गई, अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ फॉर लूप, फॉल्स है तो एग्जिट ऑफ लूप। लास्ट में कंडीशन फॉल्स हो जाए, स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप, उसके बाद स्टॉप कर दिया। करा क्या, टेक्स्ट एक्सप्रेशन बार बार चेक कर रही है कि, याद है ऊपर में जैसे था, काउंट अगर स्मॉलर देन इक्वल टू 1000 है, सही है तो फिर से फॉर लूप में घुस जाओ, नहीं है तो आ जाओ भाई, खत्म, यानी 1000, 1 लाख बार हो गया है, अब एग्जिट करते हैं। सिंटेक्स क्या है फॉर लूप का, फॉर कंडीशनल कंट्रोल वेरिएबल इन सीक्वेंस आइटम इन रेंज और स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ लूप। ये लिखना भी आना चाहिए तुम्हें, पेपर में जब आएगा व्हाट इज फॉर लूप, ड्रॉ फ्लो चार्ट, तो ये सिंटेक्स है उसका। करना क्या है, फॉर लिखना है, उसके बाद कंट्रोल वेरिएबल इन सीक्वेंस और रेंज, जैसे फॉर आई इन रेंज 100, अगर आई हमारा 100 क्या, याद है ना हम कैसे लिखते हैं, बस आई की जगह यहाँ कंट्रोल वेरिएबल लिख देना है, रेंज की जगह यहाँ लिख देना है ऐसे एंगुलर ब्रैकेट लगा के, सीक्वेंस से आइटम इन रेंज। ठीक है। और अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। स्टेटमेंट इनसाइड बॉडी ऑफ द लूप, और जो भी स्टेटमेंट है इसको एग्जैक्ट रटना नहीं है, मगर एक लॉजिकल देखो ना, जैसे यहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम ही बना रखा है कि प्रिंट द कैरेक्टर इन द वर्ड पाइथन यूजिंग द लूप। अब पाइथन के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं, मैंने बताया ना कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि न्यूमेरिक वैल्यू हो, यहाँ हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। तो फॉर लेटर हमने क्या बनाया, एक वर्ड, लेटर हमारा क्या है, एक कंट्रोल वेरिएबल है। ठीक है। तो फॉर कंट्रोल वेरिएबल इन रेंज, रेंज क्या हमारी पाइथन है, इस पाइथन का एक एक कैरेक्टर पकड़ना है और प्रिंट करते जाएंगे लेटर को। तो क्या वो पहले पी को प्रिंट करा, फिर वाई को, फिर टी को, लास्ट में एन। एक और देख लेते हैं। अब हमारे पास काउंट की एक लिस्ट बनी हुई है। ठीक है। तो एक लिस्ट बना दी, अब फॉर नम इन काउंट, अब प्रिंट कर दो नम। तो एक एक नम मतलब एक एक वैल्यू इस लिस्ट की, एक एक आइटम को प्रिंट करना शुरू कर दो, 10, 20, 30, 50। जरूरी नहीं है कि बॉर्डर में हो, यहाँ पे 22 भी लिखा होता तब भी 22 प्रिंट होता। ठीक है। तो ऑर्डर नहीं है, लिस्ट के अंदर जो भी आइटम है, तुम एप्पल मैंगो बनाना भी लिख सकते थे, वो भी प्रिंट होते। ठीक है। प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स इन अ गिवन सीक्वेंस यूजिंग फॉर लूप। ओके, नाउ इट इज इंटरेस्टिंग। हमारे पास एक लिस्ट पड़ी है, अब मुझे क्या चाहिए, फॉर लूप तो चाहिए ही। ठीक है, हम फॉर लूप ही सीख रहे हैं। फॉर नम इन नंबर्स, इस नंबर की लिस्ट में हमने एक नम नाम का वेरिएबल बना दिया, जो कि पकड़ेगा एक एक डिजिट को, एक एक लिस्ट के एक एक आइटम को, और उसको 2 से डिवाइड करके पता लगाएगा अगर वो रिमाइंडर 0 दे रहा है, यानी तुम्हें पता है ना कि ये चीज़ क्या है, कि कोई भी इवन नंबर रहता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 देता है, तो उसी नंबर को प्रिंट कर देगा, 2 इज इवन, 4 इज इवन,
और भी है 6 इज इवन, 10 इज इवन, ऐसे करके। अ बॉडी ऑफ द लूप इज इंडेंटेड विद रिस्पेक्ट फॉर द फॉर लूप। ठीक है, ये तुमने इंडेंटेशन देख ली ना कि फॉर के अंदर हम गए तो इफ चला, इफ का ब्लॉक बना, अब इफ के अंदर हमने प्रिंट को इंडेंट कर रखा है। रेंज फंक्शन क्या होता है, रेंज भी समझ लेते हैं, मैंने ऊपर रेंज बोल दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं क्या होता है। एक बिल्ट इन फंक्शन है इन पाइथन। सिंटेक्स रेंज का क्या है, तुम्हारा स्टार्ट कब होगा, स्टॉप क्या है, और कितने स्टेप हैं, स्टेप कैसा है, मतलब एक एक करके जाना है या दो दो करके जंप करना है ना, दो के मल्टीपल में तो ऐसे भी कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग अ लिस्ट कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर फ्रॉम द गिवन स्टार्ट वैल्यू अप टू स्टॉप वैल्यू। ब्रैकेट में देखो कितना इंपॉर्टेंट लिखा है, एक्सक्लूडिंग स्टॉप वैल्यू। मतलब अगर तुम्हें 10 तक चाहिए तो तुम 11 लिखो, क्योंकि 11 आएगा नहीं, 10 तक ही आएगा, विद द डिफरेंस ऑफ द गिवन स्टेप वैल्यूज। ठीक है, स्टेप मैंने बता दिया कि अगर तुम्हें 10 पाँच पाँच कदम, मतलब एक बार में 5 लेना है, फिर 10 लेना है, फिर 15, है ना, तो ये स्टेप्स काउंट हो रहे हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल से देखो कि इन फंक्शन रेंज स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप आर पैरामीटर। तो कोई भी पूछे, अगर रेंज फंक्शन है उसमें हमारे पास स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप जो होते हैं पैरामीटर होते हैं। इन द स्टार्ट एंड स्टेप पैरामीटर आर ऑप्शनल। ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि तुम्हें 1 से 10 तक बोलना, सिर्फ 10 भी लिख दोगे ना, स्टॉप कितने पे करना है तब भी चलेगा। इफ स्टार्ट इज नॉट स्पेसिफाइड तो बाय डिफॉल्ट जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। इफ द स्टेप इज ऑल्सो नॉट स्पेसिफाइड, बाय डिफॉल्ट जो है वो एक एक करके वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, एक एक करके बढ़ेगी अगर तुम स्टेप नहीं बताओगे। ऑल पैरामीटर ऑफ रेंज फंक्शन मस्ट बी इंटीजर। ध्यान रखना, रेंज के अंदर इंटीजर आएगा। द स्टेप पैरामीटर कैन बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर एक्सक्लूडिंग जीरो। स्टेप ऐसा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अभी हम देखेंगे एग्जांपल। मगर ध्यान रखना, यहाँ से अगर एमसीक्यू आता है, ठीक है, वो 40 क्वेश्चनों में से इनमें से बन सकता है, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, कि बाय डिफॉल्ट हमारा 0 से स्टार्ट होता है। मान लेते हैं किसी ने बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट कर दिया, तो वो वाला ऑप्शन हम हटा देंगे। तो एग्जाम्पल देखो, लिस्ट के अंदर हमने रेंज कर दी 10। जब हमने लिस्ट बनाई जिसके अंदर 10 एलिमेंट है, क्या क्या होंगे, 0 1 से लेके 9 तक। तो जैसा मैंने बताया कि ये इसका बाय डिफॉल्ट इन्होंने स्टॉप ले लिया। ठीक है, स्टॉप होगा 10, और 10 भी एक्सक्लूड हो जाएगा, है ना। अगर 10 भी चाहिए होता तो 11 लिखना पड़ता तुम्हें, और स्टार्ट हमारा 0 से होगा। ठीक है, डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू इज 1। अब रेंज हमने ले ली 2 से 10 तक। डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू मतलब, स्टेप वैल्यू 1 मतलब कि एक एक करके बढ़ेगा, 2 के बाद 3 आ रहे हैं, 4 नहीं आ रहा डायरेक्ट, है ना। तो 2 3 कितना 9 तक जाएगा, और क्योंकि हमने स्टार्ट डिफाइन कर रखा है तो 2 से ही स्टार्ट होगा। कहाँ तक जाएगा, 10 से 1 कब। अच्छा, स्टेप वैल्यू इज 5, इस बार 5 दे रखा है, 0 से 30 तक जा रहे हैं, मगर एक 5 कदम पे, यानी 5 की टेबल चलेगी, मगर स्टार्ट 0 से होगा क्योंकि 0 दे रखा है। तो 0 5 10 15 25 एंड दैट्स इट, 30 विल नॉट बी इंक्लूडेड। अब आते हैं स्टेप वैल्यू इज -1। हाँ, तुम सोच रहे हो -1 में क्या होगा, तो देख लो क्या होगा। 0 से -9 तक जा रहे हैं, इस बार -1 कर रहे हैं, तो 0 के बाद -1 करा, -1, फिर -2 एंड ऐसे करके -8 तक जाएगा, नॉट -9। जो लिखा हुआ है लास्ट में, स्टॉप जहाँ लिखा है वो आएगा ही नहीं। याद हो गया, ऐसे हमने मॉक पेपर में क्वेश्चन भी करे हुए हैं। द फंक्शन रेंज इज ऑफन यूज्ड इन द फॉर लूप फॉर जनरेटिंग अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। तो जब भी सीक्वेंस ऑफ नंबर चाहिए होता है, ये फंक्शन हम जरूर यूज़ करते हैं। तो अगर पेपर में आता है व्हाट इज फंक्शन, व्हाट आर द फंक्शंस इन पाइथन, तो रेंज को भी डिफाइन कर सकते हो तुम। एक और फायदा हो गया, प्रिंट प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 को प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, फॉर का लूप चलाया हमने, रेंज 5 रखी। ठीक है, इन गिवन रेंज, इन अ गिवन रेंज, तो हमने एक रेंज सेट कर दी। तो अगर नंबर हमारा 0 से ज़्यादा है तो हम नंबर को 10 का मल्टीपल, तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, पहली बात तो 0 को नहीं ले रहे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है, 0 लेता है स्टार्टिंग में, है ना। और देखो 5 है, तो 5 पे तो जाएगा नहीं, 4 तक जाएगा। और हमें मल्टीपल ऑफ 10 प्रिंट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक तरह से 1 से लेके 4 तक 10 की टेबल चल गई। 10 1 10, 10 2 20 30 40, इतना अच्छे तरीके से। ठीक है, गिवन रेंज बोला है तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे 5 मान ली। ठीक है, तुम 10 लेके भी कर सकते हो, या 11 लेके भी कर सकते हो, तो पूरी 10 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। द वाइल लूप देखते हैं हम, क्योंकि हमने फॉर और वाइल की बात की थी ना। The while statement execute a block of code repeatedly as long as the control condition of the loop is true। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो करता रहेगा। तुम सोच रहे हो कि फॉर में क्या था और इसमें क्या है, तो यहाँ पे एक लाइन आएगी। याद है, फॉर में मैंने तुम्हें बताया था कि एडवांस में अगर हमें पता है कि कितनी आइट्रेशन होनी है, आइट्रेशन मतलब कितनी बार कोई लूप चलना चाहिए, तो फॉर लेते हैं। अब देखो वाइल में, द कंट्रोल कंडीशन ऑफ द वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड बिफोर एनी स्टेटमेंट इनसाइड द लूप एग्जीक्यूट। तो कंडीशन जो होती है पहले एग्जीक्यूट होती है, बिफोर एनी स्टेटमेंट इनसाइड द लूप एग्जीक्यूट। ठीक है, मतलब जो कंडीशन है अगर ट्रू है तभी हमारा वाइल का लूप चलेगा। आफ्टर ईच आइट्रेशन द कंट्रोल कंडीशन इज टेस्टेड अगेन एंड द लूप कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज कंडीशन रिमेन ट्रू। तो जब जब हमारा मतलब एक बार वाइल का लूप में हमने कंडीशन चेक कर ली, फिर हम अंदर का कंटेंट चेक करेंगे। ठीक है, वो प्रिंट कर देंगे, फिर से कंडीशन चेक होगी। तो ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। व्हेन द कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो बॉडी जो है वो लूप की एग्जीक्यूट नहीं होती है, यानी फॉल्स वाले पे नहीं होती है। एंड द कंट्रोल जो होता है वो इमीडिएटली जो वाइल लूप के नीचे जो कोई और लाइन लिखी हुई है, जो वाइल का ब्लॉक है उसके बाद वाली लाइनों पे चला जाता है कंट्रोल। इफ द कंडीशन ऑफ द वाइल लूप इज इनिशियली फॉल्स, तो देखो आ गई एक इंपॉर्टेंट लाइन,
मान लो कि वो तुमसे एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लेंगे जिसमें वाइल लूप के अंदर पहले ही कंडीशन फॉल्स दे दी है और प्रिंट में कुछ करवा दिया और तुम्हें पूछा जा रहा है कि क्या प्रिंट होगा, तो कुछ प्रिंट नहीं होगा भाई, क्योंकि वाइल लूप में एक बार भी अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, शुरू में ही फॉल्स हो गई, तो बॉडी नेवर एग्जीक्यूट्स। जो वाइल की बॉडी है, वाइल के अंदर जो भी प्रिंट है कुछ नहीं चलेगा। द स्टेटमेंट विद इन द बॉडी ऑफ द वाइल लूप मस्ट इंश्योर द कंडीशन इवेंचुअली बिकम फॉल्स। और इसमें भी ध्यान रखना कि जो वाइल लूप के अंदर है, क्योंकि वाइल लूप एक तरह से सिर्फ कंडीशन चेक कर रहा है शुरू में, तो वाइल लूप के अंदर जो चीज़ें हैं, ब्लॉक है, उसमें जरूर डिफाइन होना चाहिए कि किस तरह से वो स्टॉप होगा। अदरवाइज लूप जो है वो इन्फाइनाइट चला जाएगा, इन्फाइनाइट लूप घूमता रहेगा, लीडिंग टू लॉजिकल एरर इन द प्रोग्राम। ठीक है, फ्लो चार्ट पहले देख लेते हैं कि स्टार्ट करा, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट दी, एक स्टेटमेंट दे दी, मान लो काउंट है हमारा, जीरो ले लिया, टेस्ट एक्सप्रेशन दे दिया। ठीक है, अगर हमारा सही है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन करा कि काउंट स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है, क्योंकि शुरू में 0 था, तो हाँ चल जाएगा ट्रू, फिर लूप वाइल लूप चलेगा, फिर दोबारा चेक होगा, फिर चेक होगा, फिर चेक होगा, लास्ट में जाके फॉल्स पे स्टेटमेंट ऑफ द वाइल लूप जो है उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। स्टेटमेंट फॉलोइंग द वाइल लूप, यानी वाइल लूप के बाद जो स्टेटमेंट है वो सब चलेंगी, कोड तूने पूरा लिखा होगा तो स्टॉप हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, सिंटेक्स देख लो एक बार। वाइल टेस्ट कंडीशन, पहले टेस्ट कंडीशन दे दी ना, ट्रू है, मतलब इसका, अगर इसका ट्रू आंसर आएगा तभी हमारी बॉडी ऑफ वाइल चलेगी। देखो एग्जांपल के साथ, पहले 5 नेचुरल नंबर चाहिए बिना फॉर के, फॉर का लूप नहीं लगाना, वहाँ पे फॉर रेंज ले ली 1,5 लगा के, उससे भी हो जाएगा ये आंसर। मगर अभी हम वाइल सीख रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें यूजिंग वाइल लूप लिखा होता है, फिर तुम फॉर नहीं लगा सकते, इसलिए वाइल को सीखना जरूरी है। तो काउंट हमने क्या करा, ये एक्सप्रेशन हमने इनिशियलाइज कर दी, मैंने बताया ना काउंट को तुम इनिशियलाइज कर दो, तो 1 से कर दिया, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर वोल नंबर से कैसे अलग है, वोल नंबर 0 से शुरू होता है, तो नेचुरल हमारा 1 से। काउंट स्मॉलर देन इक्वल टू 5, प्रिंट कर दिया काउंट, और काउंट प्लस इक्वल टू 1। अब यहाँ देखो धीरे धीरे समझना, पहले यहाँ पे क्या है, इनिशियलाइज कर दिया, फिर वाइल के अंदर देखो कंडीशन डाल दी एक, कि जब तक वो 5 से छोटा या बराबर है, ये देखो बराबर भी है, इक्वल टू भी है, तो 5 पे भी चलेगा, तभी आउटपुट 5 आ रहा है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना थोड़ा। काउंट को प्लस करते रहो, प्रिंट करते रहो साथ साथ के साथ। एक और एग्जांपल देखो, फाइंड द फैक्टर ऑफ अ वोल नंबर, फैक्टर्स ऑफ अ वोल नंबर। मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ऐसे उठा के, उनका मन करे तो। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टर ऑफ द वोल नंबर यूजिंग वाइल लूप। तब फंस सकते हो तुम, इसलिए एक एक प्रोग्राम को इसलिए मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ। तो हम लिखेंगे फाइंड द फैक्टर ऑफ अ नंबर यूजिंग वाइल लूप। तो हमने पहले क्या करा, इंटीजर वैल्यू ले ली और एंटर द नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टर। अब देखो इतना इंटरेस्टिंग काम करा इन्होंने। एक बात बताओ, कोई भी नंबर बोलो, क्या उसका फैक्टर 1 होता है? बिल्कुल होता है। तुम्हें पता है ना, प्राइम नंबर का भी फैक्टर होते हैं। एक तो वो नंबर खुद, जैसे 7 मान लो, तो 7 के क्या फैक्टर हुआ, 1 और 7, तो एक तो सभी का होता है। इतना कंफर्म हो गया। और लास्ट में देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है, नंबर और 7, मतलब वो नंबर खुद का फैक्टर तो होता है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ये बात समझ में आती है हमें कि एक प्राइम नंबर की खास बात क्या है, कि पहले तो उसका कोई फैक्टर नहीं होता सिवाय उसके और एक के। तो हमने एक को कवर कर दिया यहाँ पे और उस नंबर को कवर कर दिया। अब तुम सोचोगे एंड क्या है, याद करो हमने बात करी हुई है इसके बारे में पिछले चैप्टर में, जब हम फेमिलियरिटी विद पाइथन सिंटैक्स कर रहे थे, कि एंड मतलब एंड में तुम गैप देना। आउटपुट में ये देखो 1 और 2 के बीच में जो गैप आ रखा है ना, उसी को हमने यहाँ पे इस तरह करा है। अगर हम नहीं करते, डायरेक्टली प्रिंट कर देते एक, तो फिर अगली लाइन में आता वो। हम जस्ट दिखाना चाह रहे हैं एक लाइन के अंदर सारा आंसर। अब देखो हमने फैक्टर इक्वल टू 2 लिया, फैक्टर की वैल्यू हमने 2 ले ली, कंडीशन इनिशियलाइज कर दी, वाइल का लूप चलाना चालू कर दिया कि फैक्टर स्मॉलर देन इक्वल टू नंबर बाय 2। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि नंबर का आधा कर दे रहे हैं, जो भी नंबर है उसका आधा कर दिया, हम उसके आधे तक जा रहे हैं। तो इफ नंबर मॉड्यूलस फैक्टर इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? देखो मॉड्यूलस जब भी बात होती है रिमाइंडर की आती है, कि तुम्हारे पास एक नंबर है, मैं आराम से समझाता हूँ। हमने इस पर्टिकुलर लाइन में क्या करा, वाइल लूप लगाया, फैक्टर हमारा 2 है, हम 2 से शुरू हो रहे हैं, क्यों शुरू हो रहे हैं? 1 से होंगे तो एक तो होता ही है, सबका एक जो होता है मल्टीपल होता ही है। हम 2 से शुरू हुए और कहाँ तक जाएंगे, नंबर के आधे तक। मान लो नंबर 30 है तो हम 15 तक जाएंगे। तुम सोचा ना कि 16 के पहाड़े में 30 कैसे आएगा, 16 दूनी ही 32 होता है, तो हमें इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो हमने सिर्फ आधा तक गए, क्योंकि 15 तक जाएंगे तो उसके बाद ऊपर वाले तो होंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि ऊपर 16 17 18 दूनी ही 30 से ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमने क्या करा, एक तरह से कम टाइम में कम चीज़ों को चेक करके हम आंसर निकाल दिया। तो हमने वाइल के अंदर एक कंडीशन लगा दी कि हम 2 से जाएंगे 15 तक, समझ में आया? अगर 30 मॉड्यूलस 2 शुरू में, क्योंकि 2 है फैक्टर की वैल्यू, समझ रहे हो, कि अगर 30 इज डिविजिबल बाई 2, मतलब अगर रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो फैक्टर को, इसका मतलब वो उसका एक फैक्टर निकला। 2 की टेबल में 30 कब आता है, 15 पे आता है ना, तो आता तो है ना, तो हम फैक्टर वो लगा देंगे। तो द ऑप्शनल पैरामीटर एंड ऑफ प्रिंट फंक्शन स्पेसिफाई द डिलीमीटर। ठीक है, वो डिलीमीटर बता रहा है, मैंने यही चीज़ बता दी। डिलीमीटर हमारा क्या है, ब्लैंक स्पेस है इसमें, ये ऑप्शनल पैरामीटर है, मतलब नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
तो फिर वो टैब की यानी लाइन एक लाइन के नीचे आएगा, न्यू लाइन में आएगा। तो ब्लैंक स्पेस टू प्रिंट नेक्स्ट वैल्यू एंड द सेम लाइन। ठीक है, बता चुका हूँ ये मैं। प्रिंट करेंगे फैक्टर और उसके बाद उसको एंड कर देंगे फिर से, मतलब एक गैप दे देंगे। और फैक्टर को हम एक एक करके बढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 से लेके वाइल लूप 15 तक जाएगा। क्या पूरा 15 तक जाएगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी है। उसके बाद हमारे सारे आउटपुट प्रिंट हो गए। तो इन्होंने छोटा सा एग्जांपल दिया है 6 का, तो तुम्हें पता है 1 और 6 तो आना ही है। तो हमारे वाइल लूप के अंदर ये दोनों वैल्यू जनरेट हुई। कैसे हुई? हमने 2 डाला, 6 को 2 से डिवाइड करा तो हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 आया, तो ठीक है 2 भी आ गया। फिर 3 गया तो 3 भी आ गया। 4 देखो, 3 से ऊपर 4 जाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि 6 का आधा होगा ना। 6 का आधा क्या होता है? 3 होता है, तो 3 तक ही जाएगा। तो इस तरह का हमारा ये प्रोग्राम था। बॉडी ऑफ द लूप इज इंडेंटेड विद रिस्पेक्ट टू वाइल स्टेटमेंट। ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है हमने किस तरह से बॉडी इंडेंट करी है। कि वाइल के अंदर इफ को हमने इंडेंट करा, इफ के अंदर हमने प्रिंट को इंडेंट करा, क्योंकि इफ कंडीशन अगर ट्रू है तभी प्रिंट करना है। अगर इसको बाहर ले ले तो वाइल के साथ ही प्रिंट हो जाता। तो इसका मतलब तुम सारे ही नंबर को तुम प्रिंट कर दोगे, ऐसा नहीं करना है। ध्यान रखना है इसका, यही चीज़ बोली गई है। सिमिलरली द स्टेटमेंट विद इन इफ आर इंडेंटेड विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो इफ की स्टेट, इफ यहाँ पे है तो इसको टैब देंगे यहाँ से, यानी टैब अगर मिल जाएगा तो ये प्रिंट थोड़ा खिसक जाएगा। और ये फैक्टर को थोड़ा ध्यान देना कि ये इफ के साथ नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर फैक्टर हो तभी हम फैक्टर को एक एक करके बढ़ाएं। हमें हर बार बढ़ाना है, 2 से 3, 2 को 3 करना है, 3 को 4 करना है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे वाइल लूप में। तो ये फैक्टर जो है वाइल लूप का हिस्सा है। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को, जब तुम खुद से इस कोड को लिख के देखोगे तब तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। अच्छा, ब्रेक और कंटिन्यू की भी जरूरत पड़ती है। लूपिंग कंस्ट्रक्ट अलाउ प्रोग्रामर्स टू रिपीट टास्क एफिशिएंटली। ठीक है, ये चीज़ तो तुम समझ गए। हम एक ही चीज़ को बार बार ना लिखें, तो लूपिंग कंस्ट्रक्ट की हेल्प करते हैं। इन सर्टेन सिचुएशन व्हेन सम पर्टिकुलर कंडीशन अकर, मान लो एक कंडीशन हो गई, वी मे वांट टू एग्जिट फ्रॉम द लूप। तो हम उस लूप से एग्जिट होना चाहते हैं। ठीक है, एग्जिट फ्रॉम द लूप यानी उस लूप से बाहर आ गए, या स्किप सम स्टेटमेंट ऑफ द लूप बिफोर कंटिन्यूइंग फर्दर। या फिर हम कुछ चीज़ें स्किप कर सकते हैं। दीज रिक्वायरमेंट्स कैन बी अचीव बाय यूजिंग ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक मतलब तोड़ दो, कंटिन्यू मतलब चालू रखो भाई। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि दिस फाइल कैन नॉट बी डिलीटेड आता है। मान लो तुम एक फोल्डर डिलीट कर रहे हो और एक फाइल डिलीट नहीं होती, तो तुम स्किप कर देते हो, है ना। अब उसके बाद वो कंटिन्यू हो जाता है, बाकी फाइलें डिलीट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक, ब्रेक मतलब तुम वहीं रोक दो। पाइथन प्रोवाइड दिस स्टेटमेंट एज अ टूल टू गिव मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोग्रामर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, फ्लो ऑफ कंट्रोल को बनाने के लिए पाइथन ही बनाता है। तो फ्लो चार्ट फॉर यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट इन लूप। ब्रेक स्टेटमेंट के लिए क्या फ्लो चार्ट है? स्टार्ट करा अपन ने, स्टॉप करा लास्ट में, ठीक है। लूप चलेगा अपना, अगर सही है तो हम आगे बॉडी ऑफ लूप के अंदर। अगर हमारी लूप की कंडीशन ट्रू हो रही है, जब भी मैं ऐसे लूप की कंडीशन वगैरह बोलता हूँ, दिमाग में हमेशा सबसे आसान तरीका इफ़ वाला फॉर वाला याद रखा करो। कि अगर हमारी वैल्यू 1 लाख से कम वाली है, जो हमने ऊपर एग्जांपल देखा, तो हम अंदर आ गए। नहीं है तो स्टेटमेंट रुकी जाएगी, फिर स्टॉप ही होना है। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप, मतलब उस लूप के नीचे जो और भी स्टेटमेंट्स थी, अगर थी तो वो चल जाएंगी, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। अगर हम अंदर घुस गए लूप के, बॉडी ऑफ लूप में आ गए, तो लूप स्टेटमेंट चालू। इफ ब्रेक स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड, अगर ब्रेक आता है तो फॉल्स हो गया। फिर मोर लूप स्टेटमेंट, फॉल्स है, मोर लूप स्टेटमेंट, फिर हम आगे बढ़े। देखो अच्छे से एग्जांपल से समझेंगे। डायरेक्टली एग्जांपल पे आते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट अल्टर द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ये समझ में आता है कि कुछ खास होते हैं, केमिस्ट्री में होते हैं ना, कि एनॉमली है। कुछ खास लोगों को हम अलग से ट्रीट करते हैं। एज इट टर्मिनेट्स द करंट लूप एंड रिज्यूम एग्जीक्यूशन फॉर द स्टेटमेंट ऑफ दैट लूप। देखो कैसे, प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट हमने लगाया, कि हम ब्रेक को किस तरह यूज करते हैं, ये समझने वाले हैं। यहाँ तुम्हें बेटर क्लियर हो जाएगा। फॉर नंबर इन रेंज, यानी हमारा नंबर कहाँ से 0 से लेके 9 तक चलेगा, इतना समझ में आया। नंबर को हम बढ़ा रहे हैं, अगर वो 8 निकला, अगर वो एनोमली 8 निकला, 8 से मेरी दुश्मनी है, हम ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कर देंगे यानी, देख रहे हो, 7 आ गया, उसके बाद ब्रेक ब्रेक कर दिया तो हम लूप के बाहर आ गए। एक बार ब्रेक कर दिया तो बाहर आ गए भाई, हो गया काम धाम। 8 अगर दिख गया तो हम बाहर आ गए। शादी में अगर क्रश दिख गई तो जाने नहीं है, बाहर आ गया हम। ठीक है, दूसरा तरीका होता है उस क्रश को इग्नोर करके अपना खाने पीना, रसमलाई वगैरह पे फोकस करना, उसको कंटिन्यू कहते हैं। वो हम आएंगे उस पर। मगर ये चीज़ समझ में आई तुम्हें कि ब्रेक स्टेटमेंट अगर इनकाउंटर हो गई तो भाई फॉल्स हो गया वो। मोर लूप स्टेटमेंट्स हैं तो आ गए। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, 10 तक जाना था मगर बीच में रुकना पड़ा, क्योंकि 8 8 के दर्शन हो गए। तो एक लिखा नंबर हैज़ वैल्यू एस टी आर नाम। देखो कितना कितना क्लेवरली इन्होंने कॉन्कैटिनेट किया है। और अगर तुमने चैप्टर 5 नहीं पढ़ा है मेरे साथ, तो तुम्हें थोड़ा दिक्कत हो सकती है। वरना तुम क्या करोगे, कॉमा लगा के नाम लिख सकते हो, वो भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है तुम किस पे। तो यहाँ पे इन्होंने टाइप कन्वर्जन कर दिया है, कौन सा, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट में प्रीवियस क्लास में बहुत कुछ पढ़ा था इसके बारे में। नंबर हैज़ वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ही 8 आया ब्रेक कर दिया, इनकाउंटर ब्रेक आउट ऑफ लूप, चले गए। व्हेन द वैल्यू ऑफ नम बिकम 8 द ब्रेक स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एंड द फॉर लूप टर्मिनेट। ठीक है, जैसे ही नम 8 होता है, क्योंकि हम नम को क्या कर रहे हैं, एक एक करके बढ़ा रहे हैं ना, एक से शुरू करा, 2 3 4 एक ऐसे बढ़ाना चाह रहे हैं बार बार, तो वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। ठीक है, as soon as the user enter negative number, stop taking it any further input from the user and display the sum।
तो देखो जब तक तुम पॉजिटिव इंसान रहोगे, पॉजिटिव नंबर देते रहोगे, मैं खुश हूँ। तुमने एक भी नेगेटिव नंबर दिया, मैं बाकियों का सम करके तुम्हें पकड़ा दूंगा। तुम्हारा जो दिया हुआ जितना भी है, 3 4 5, तुम्हें सूद समेत लौटा दूंगा, और -1 को नज़रअंदाज करके बात नहीं करूंगा, हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, 3 4 और 5 का जोड़ कितना होता है, 12 होता है। -1 आया तो हमने -1 की वजह से हमने तुरंत आउटपुट दिखा दिया। तो देखो क्या करा हमने, एंट्री हमने जीरो ली, सम 1 को हमने जीरो लिया, एंड प्रिंट करा हमने एंटर नंबर टू फाइंड देयर सम। नेगेटिव नंबर जो है वो लूप को एंड कर देंगे, तो हमने यूजर को पहले ही बता दिया कि वो धोखे में ना रहे कि भाई तूने नेगेटिव नंबर डाला तो हम रोक देंगे। वाइल ट्रू, अब वाइल ट्रू बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है कि हमेशा ट्रू रहेगा। तुम बोलोगे इस हिसाब से तो ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, तो उसी को रोकने के लिए हमने ये सब ब्रेक ब्रेक लगाया ना। यही तो समझाना चाह रहे हैं कि वाइल ट्रू मतलब है कि अगर तुमने वाइल ट्रू के नीचे प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी तो वो चलता ही रहेगा, चलता ही इनफाइनाइट लूप। मगर तुम्हारे पास कुछ ब्रेक ब्रेक का कुछ समाधान है इससे बाहर आने का, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन टाइप का स्ट्रिंग टू इंटीजर, ठीक है। एंट्री हमने क्या करा, इंट, क्योंकि जो भी यूजर इनपुट करेगा वो स्ट्रिंग में होगा बाय डिफॉल्ट, तो हमने उसको इंट में करा। अगर एंट्री जीरो से कम है, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो क्या है, नेगेटिव नंबर नहीं है ना, वो पॉजिटिव है। अगर जीरो, अगर जैसे -1 उसने एंटर करा तो हम ब्रेक कर देंगे, sum1 प्लस इक्वल टू एंट्री, हम सम में जोड़ते जाएंगे। देखो क्या हुआ कि मान लो तुमने तीन, क्योंकि पहले यहाँ पे 3 इनपुट हुआ है, 3 इनपुट करा, ठीक है। तो हमने चेक करा, गया 3 जीरो से छोटा है नहीं, तो हम जोड़ देंगे उसको। sum1 हमारा जीरो था शुरू में, ठीक है। तुम इसको कुछ भी ले लो, तुम कंफ्यूज मत हो ना, sum1 क्यों लिखा है, सिर्फ सम लिख सकते थे। तुम लिख दो sum2 या माय सम करके कुछ लिख दो, ठीक है, बेटर रहेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, अवॉइड करना, क्या हो सकता है, सम कोई कीवर्ड भी तो हो सकता है पाइथन में। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लोग क्या करते हैं, वैल 1 लिख देते हैं, कि उनको लगता है वैल, क्योंकि वैर जो होता है वो भी एक कीवर्ड है, कहाँ पे, जावास्क्रिप्ट में। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए लोग ऐसी एनोमली क्रिएट कर देते हैं, या एक अच्छा नेमिंग कन्वेंशन रख देते हैं 1 करके, तो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए तुम माय सम कर देना, बेटर रहता है, प्लस इक्वल टू एंट्री। और एंट्री जो आ रही है, ठीक है, एंट्री में भी डर लगता है तुम्हें, तो तुम एंट्री अंडरस्कोर एंट्री कह दो, और बचे रहोगे। तुम्हें जब भी लगता है कि तुम गलती से कोई कीवर्ड ना लिख दो, पाइथन के कीवर्ड पता नहीं क्या क्या होते हैं, है ना, तो उससे बचने के लिए तुम एंट्री को कुछ ENTRY कर दो, TRYE या TY ऐसे करके, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार चेक करेगा, और जैसे ही ब्रेक हो जाएगा तो उसको ऐड भी नहीं करेगा। देख रहे हो, -1 को ऐड भी नहीं करा। 5 4 9 और 3 12 होते हैं, -1 करने से 11 होता है, मगर उसको देखा तक नहीं, ब्रेक हो गया ना, क्योंकि सब में आया ही नहीं वो। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात बताऊं, थोड़ा आगे जा रहे हैं इससे, अगर ये वाली स्टेटमेंट इफ से ऊपर होती ना, तो ये लास्ट वाला भी ऐड हो जाता, क्योंकि वो बाद में चेक करता कि ब्रेक करना था भाई, तो यानी आंसर 11 आ जाता। मगर रुक जाता प्रोग्राम, इतना कंफर्म है, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो जाती। जब भी बोलते हैं ना कि कंडीशन के बाद जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, तो ये हमारी जैसे वाइल लूप है, अगर ये ब्रेक हो गया तो इसके बाद क्या है, ये फॉलोइंग स्टेटमेंट है आफ्टर वाइल ब्लॉक, ब्लॉक के बाद जो है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, दैट इज व्हाट एग्जीक्यूटेड, ठीक है, यही आउटपुट आया। अब करते हैं प्रोग्राम टू चेक इफ द नंबर इज प्राइम और नॉट, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, काफ़ी आने के चांसेस। राइट द प्रोग्राम, अच्छा पहले हम लिखेंगे राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। हमने इनपुट कर दिया इंटीजर, फ्लैग को ले लिया जीरो, फ्लैग लेना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो हम देख यहीं पे देखते हैं, ठीक है, समझा लेते हैं पहले। क्या लिखा है, नम ग्रेटर देन 1 है, नंबर अगर 1 से ज़्यादा है तो फॉर आई की रेंज 2 से लेके इंटीजर नंबर 2 चलेगी। ये भी क्यों करा, याद है तुम्हें कि जब मैं कहता था फ्लोर डिवीजन करके कहता था कि डबल बार लगा दो, तो वो भी लगा सकते थे। इंट क्यों करना पड़ा, कि जो भी इंट वैल्यू है, मान लो तुमने यहाँ पे 13 हो गया, 13/2 कितना होता है, 6.5, 6.5, 13 का हाफ, 6.5 तक थोड़ी चलेगी रेंज, 6 तक जाएगी, तो हमने वो इंटीजर पार्ट ले लिया, ठीक है। तो वही कर रहे हैं हम, कि अगर किसी भी नंबर के हमें मल्टीपल चेक करने हैं, जैसे हम ऊपर फैक्टर का देखा था, तो आधा कर रहे थे ना उसका, तो वही चीज़ हम यहाँ भी कर रहे हैं, बस इंट इसलिए ले लिए डर के मारे कि अगर पॉइंट में आ रहा है तो वो चीज़ दिक्कत ना करे। तो अगर नंबर मॉड्यूलस आई इक्वल टू 0 है, यानी वो प्रॉपर डिविजिबल है, तो फ्लैग 1 हो गया, ब्रेक कर देंगे। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये फ्लैग 1 करके ब्रेक क्यों करा, क्योंकि भाई अगर तुम्हारा नंबर प्राइम है तो वो बीच के किसी नंबर से नहीं होगा ना मल्टीपल। तुम 12 को कैसे प्राइम कह दोगे जब वो 2 का ही पहाड़े में आ गया, तो ठीक है, क्योंकि नंबर जो है वो स्टार्ट 1 से ऊपर हो रहा है, तो इतना कंफर्म है कि वो 1 की टेबल वाला तो चेक होगा ही नहीं। अगर वो 1 से बड़ा है तभी ये वाला लूप चलेगा, फॉर लूप, क्योंकि इफ कंडीशन ही ऐसी है। तो फ्लैग को 1 कर देंगे, नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, और ब्रेक कर दिया, नो नीड टू चेक एनी फर्दर। अगर एक बार पता चल गया, देखो अगर 12 2 के पहाड़े में आ रहा है, तो वो 3 में भी है, 6 में भी है, ठीक है, चलता है, मगर वो प्राइम तो नहीं है ना, इतना कंफर्म हो गया, क्योंकि प्राइम क्या कहता है कि वो नंबर सिर्फ अपना, जैसे 7 हो गया, 7 जो है वो 1 का मल्टीपल और 7 का है, ठीक है, 7 के फैक्टर 1 एंड 7 है। तो इसलिए उसके अलावा एक भी अगर आ रहा है तो हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ब्रेक कर देंगे। अगर फ्लैग 1 है तो प्रिंट कर दो, नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। मान लो हम पूरा चले गए, ठीक है, जैसे 13 के केस में देखते हैं,
13 का हाफ आया 6, ठीक है, क्योंकि इंटीजर लेना था, पॉइंट वाली वैल्यू इग्नोर करनी थी। हम 6 तक गए और एक भी बार फ्लैग 1 नहीं हुआ, फ्लैग 0 का 0 ही रहा। तो उस केस में मतलब है कि भाइयों 13 जो है वो प्राइम नंबर है, तो वो एल्स वाले पार्ट में चला जाए। बात समझ में आती है? अच्छा एग्जाम्पल है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, मगर जब तुम पार्ट बाय पार्ट करोगे इसको और थोड़ा लॉजिकली सोचोगे कि ये वाली कंडीशन क्यों ली, क्योंकि नंबर अगर 1 है तो 1 तो सभी का फैक्टर है ना, और आधे तक क्यों गए, पूरे तक क्यों नहीं गए? मैंने बताया पहले भी कि 13 का हाफ है 6। 6 देखो, कोई नंबर है उसका अगर आधे से ऊपर चले जाता है तो वो उसकी टेबल में आ ही नहीं सकता ना। 7 7 टू जा ही 14 होता है, तुम 13 तक कैसे पहुंचोगे? तो 7 का मल्टीपल तो हुआ ही नहीं, 8 का भी नहीं होगा, 9 का भी। तो हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, तो उस केस को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। एल जो है, एंटर नंबर इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1, एग्जीक्यूट अगेन। अच्छा, ध्यान रखना ऐसा नहीं हो कि नंबर जो हो वो 1 से छोटा हो या बराबर हो, तब नहीं चलेगा ये। तो हमने कुछ आउटपुट करे, जैसे 20 को चेक करने की बात करी, तो 20 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 2 के टेबल में वो आ गया, 19 प्राइम नंबर आ गया। 1 जैसे ही डाला तो लास्ट वाली स्टेटमेंट आ गई कि भाई वो 1 जो है वो छोटा या बराबर है 1 से। दोबारा से करो, कंटिन्यू स्टेटमेंट देख लेते हैं। कंटिन्यू में क्या होता है, देखो पेपर में आ सकता है ब्रेक और कंटिन्यू एक्सप्लेन करो, तो कोई ना कोई एग्जाम्पल सेट करना हो सकता है हमें, ठीक है। So when a continuous statement is encountered, the control skips the execution of remaining statement inside the body of the loop from the current iteration and jump to the beginning of the loop. समझो, ये कुछ इस तरह का है। मैंने अभी बताया तुम्हें कि तुम्हें शादी में क्रश दिख गई, ब्रेक करना मतलब तुम शादी छोड़ के ही भाग जाओ। कंटिन्यू करना मतलब अपनी रसमलाई पे फोकस करो भाई, उसको इग्नोर करके। इफ द लूप कंडीशन इज स्टिल ट्रू, द लूप इज एंटर्ड अगेन। ठीक है, अगर लूप की कंडीशन फिर ट्रू है, मतलब रसमलाई खा के मजा आ रहा है, तो तुम चालू रहो ना। एज द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली। ठीक है, वरना मूड खराब हो गया, तूने फेंक दिया उसको, खाया भी नहीं पूरा। ठीक है, समझ लेते हैं, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये अभी एग्जांपल और समझाऊंगा, ज़्यादा क्लियर होगा। स्टार्ट करेंगे, लूप कंडीशन है अपनी, ट्रू आया, लूप की स्टेटमेंट फॉल्स में मैंने बता दिया, बाहर जाने का है अपने को। बॉडी ऑफ द लूप क्या कह रही है, लूप की स्टेटमेंट इफ कंटिन्यू स्टेटमेंट इज इनकाउंटर, तो ट्रू है, कंटिन्यू करो, चालू रखो। लूप कंडीशन फिर चेक होगी, मोर लूप स्टेटमेंट्स, और भी लूप की स्टेटमेंट्स आएंगी। ठीक है, अगर फॉल्स है तो, मतलब अगर एक चीज़ हमारी फॉल्स हो जाती है तो हम क्या करेंगे, दूसरी लूप की स्टेटमेंट ट्रू अगर हो जाता है तो कंटिन्यू करना है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। नंबर हमारा 0 है, फॉर नम इन रेंज 6, 6 मतलब 0 से लेके 5 तक, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। ठीक है, हम बार बार क्या कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट करना, एक एक करके इंक्रीमेंट करना। इफ नम इज 3 तो कंटिन्यू, मतलब 3 से दुश्मनी, एक तरह दुश्मनी तो नहीं, इग्नोर करना है इसको। प्रिंट नम हैज वैल्यू, और उसको स्ट्रिंग में, क्योंकि हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं तो टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ये प्रिंट एंड ऑफ द लूप। तो हमने क्या करा, नम हैज वैल्यू 1 चलेगा, नम हैज वैल्यू 2 वेरी गुड, नम हैज वैल्यू 3 आने वाला था, मगर जैसे ही इफ नम इज इक्वल टू 3 हुआ, हमारा क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। यानी उसको इग्नोर सा कर देना है। इग्नोर सा करने का मतलब क्या है, अगर एक बार कंटिन्यू कर दिया तो हम ये इसको प्रिंट नहीं करेंगे भाई, हम सीधा जाएंगे नम इन रेंज 6 पे, फिर चेक करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 3 से 4 कर देंगे, 4 क्या 3 है, नहीं है, फिर वो 4 प्रिंट हो गया। समझ रहे हो कैसे 3 को कितना जलील करा, कैसे इग्नोर कर दिया गया। और लास्ट में एंड ऑफ लूप आ जाएगा इफ द फॉर कंडीशन इज ओवर। फॉर की ही चीज़ खत्म हो गई ना 0 से 5 तक। तो ये ध्यान रखना, 0 से क्यों नहीं चला, क्योंकि इंक्रीमेंट पहले हो गया, इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखें। प्रिंट बाद में हो रहा है, इंक्रीमेंट पहले हो रहा है। ऑब्जर्व दैट द वैल्यू 3 इज नॉट प्रिंटेड बट द लूप कंटिन्यू आफ्टर आफ्टर कंटिन्यू स्टेटमेंट, प्रिंट अदर वैल्यूज फॉर द। ठीक है, अगर ब्रेक होता तो भाई वहीं रुक जाता वो, ये सब प्रिंट नहीं होता 4 5 6 वाला। समझ में आई? नेस्टेड लूप्स देखते हैं, लूप के अंदर लूप घुसा के क्या होता है। तो लूप में कंटेन अनदर लूप इनसाइड इट, अ लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। फॉर एग्जांपल हमने नेस्टेड इफ देखा था, हमने एलिफ के अंदर इफ एल्स फिर से आ गया था, तो वैसे ये लूप के अंदर लूप है। जैसे हमारा फॉर वायर 1 इन रेंज आइट्रेशन। ठीक है, तो जानबूझ के इतना कंफ्यूजिंग बनाते हैं कि बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है। देखो कुछ नहीं है कंफ्यूजिंग, बस कुछ वर्ड्स तुम्हें लगेंगे कि भाई ये हो क्या रहा है, क्या लिखा क्या है, ये एस टी आर क्या कर दिया। ये अगेन बोल रहा हूँ, टाइप कास्ट करा है, क्यों, क्योंकि कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। प्लस मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग के मामले में कॉन्कैटिनेट होता है। कॉन्कैटिनेट कोई भारी शब्द नहीं है, ये देख रहे हो गैप दे दिया बंदे ने, तो जब आइट्रेशन के बाद गैप आया, फिर ये स्ट्रिंग वैल्यू आई, क्योंकि इंटीजर है किसी देख यार, तुम्हें कोई आसान एग्जांपल देना चाहिए था, फॉर दोस्त कह रहा हूँ मैं जिनको समझने में दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी समझा दूंगा, मगर ऐसा ना हो कि डिमोटिवेट हो जाओ। तो वैर 1 प्लस 1 करा, ये असल में क्या है, एक्चुअल एडिशन है, यहाँ पे एडिशन है। ये ऑपरेटर है, ऑपरेंड है, हम बात कर चुके हैं चैप्टर 5 में। ठीक है, चैप्टर 5 जरूर देखना, क्योंकि वो मैंने बड़ा भी बनाया हुआ है और उसमें छोटी छोटी चीज़ें जो बेस बनाती हैं प्रोग्रामिंग का। तो हमने यहाँ पे एक्चुअल एडिशन करा, जो भी आंसर आया उसको हमने स्ट्रिंग बना दिया जस्ट टू कॉन्कैटिनेट। तो ये देख रहे हो 1 घुल मिल गया, क्योंकि एक स्ट्रिंग है ये। फिर गैप दिया ऑफ आउटर लूप। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा 0 से लेकर 2 तक जाना चाहिए था। अब ये पहली वैल्यू 0 है, 0 में 1 जोड़ो कितना होता है 1, तो 1 आ गया। फिर हमारा दूसरा है, क्योंकि फॉर के अंदर फॉर इसी को तो क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप्स कहते हैं। तो हमने यहाँ पे बनाया रेंज 2 दिए, यानी 0 और 1 चलेगा। हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 1 से।
बात समझ में आई? क्योंकि 0 में तुम 1 ऐड कर दोगे तो 1 आ गया, ठीक है। फिर 2 आ गया, क्योंकि ये ट्वाइस चलेगा ना नेस्टेड लूप। 2 कैसे आ रहा है? तुम बोलोगे कि रेंज तो 2 है, यानी 2 से 1 कम होना चाहिए था। हाँ भाई, 1 कम, तो 1 में 1 जोड़ो 2 ही तो होता है। तो ये जो प्रिंट कर रहा है उसमें वो 1 बढ़ा के कर रहा है कि यूज़र कन्फ्यूज़ ना हो। अगर ये 1 ना जोड़ते तो यहाँ पे 0 और 1 आता, मगर यहाँ 1 और 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि 1 जोड़ा गया है। फिर फिर क्या है? आउट ऑफ द इनर लूप, और लास्ट में क्या है? इनर लूप के बाहर आ गए। फिर चला, देखो ये फॉर के नीचे प्रिंट दिख रहा है तुम्हें? ये दोनों सेम लाइन में दिख रहे हैं, यानी ये अपना एक सेपरेट ब्लॉक है और ये इसका अपना प्रिंट बाद में होना है। देखो लास्ट में देखो हो रहा होगा आउट ऑफ आउटर लूप, है ना? तो अब यहाँ क्या चला, ये मैंने बताया 0 से लेके कितना तक चलेगा? 2 तक, मगर यहाँ +1 करने का मतलब है वो 1 से लेके 3 तक जाएगा। होप समझ में आया? पाइथन डज नॉट इम्पोज एनी इंस्ट्रक्शन हाउ मेनी लूप्स कैन बी नेस्टेड, ठीक है? पाइथन को नहीं कोई रोक टोक करता। याद होगा हम जो स्टार वगैरह प्रिंट करते थे, फॉर के अंदर फॉर ही तो लगाते थे, आई और जे करके। वही चीज़ें तुम्हारी यादें ताजा हो गई अगर तुमने 10th में पढ़ा है ये सब। तो मैनी लूप्स कैन बी नेस्टेड इनसाइड अ लूप और ऑन द लेवल ऑफ द नेस्टिंग, ठीक है? बहुत सारे लूप हो सकते हैं, वो तुम्हारे समझने पे है कि तुम कितना ग्रैस्प करते हो उन चीज़ों को। कंप्यूटर तो कर लेगा मैनेज। एनी टाइप ऑफ लूप फॉर वाइल में बी नेस्टेड विद इन अनदर, ठीक है? तो फॉर के अंदर फॉर हो सकता है, फॉर के अंदर वाइल हो सकता है, वाइल के अंदर फॉर, या वाइल के अंदर वाइल, कुछ भी चलेगा। अब देखो प्रोग्राम टू प्रिंट अ पैटर्न ऑफ अ नंबर, ठीक है? एनसीईआरटी में नीचे जब हम एनसीईआरटी आज ही की वीडियो में कवर करेंगे तो कुछ पैटर्न वाले भी क्वेश्चन है। वो आ सकते हैं नहीं आ सकते मेरे को नहीं पता, मगर हम तैयारी करेंगे क्योंकि वो क्या बता जाए, ठीक है? द आउटपुट ऑफ द पैटर्न जो है इस तरह का जनरेट होना चाहिए, 1 1 2 1 2 3 फिर ऐसे 5 तक। तो हमने पहले इंटीजर लिया, तो छोटा सा प्रोग्राम है, मगर देखो 2 नेस्टेड लूप हैं, यही तुम्हारा दिमाग खराब कर सकता है। सोचो 4 में क्या होगा? 4 में तो वो 2 बाई 2 मैट्रिक्स बन जाएगी। तो हमारा पहले 1 से लेके num+1 गया, ठीक है? मान लेते हैं यूजर ने 5 एंटर करा, ठीक है? जस्ट फॉर द समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 20 पे नहीं जाएंगे। अब तुम्हें पता है 5 तो होगा नहीं, अब तुम्हें चाहिए 5 भी। तो हम क्या करेंगे? एक बढ़ा के करेंगे कि वो एटलीस्ट 5 तक जाए। इतना समझ में आया? तो आई के बाद जे चला, जे हमारा आई 1 से लेके i+1 तक जाएगा। थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे इसमें। मुझे पता है शुरू वाले जो जिन बच्चों को पता है ये कंडीशन, उनके लिए बहुत ही केक वॉक है कि भाई समझ में आ रहा है क्या दिक्कत है। 1 के बाद 2 ही तो आएगा, मतलब 1 2, 1 के बाद 2 तक चला गया, उसके बाद 3 तक चला गया, तो ये बार बार जो है ये हर लाइन यही यहीं तक जा रही है, ठीक है? मगर जो नए हैं उनको मैं थोड़ा, उनके लिए थोड़ा टाइम डेडिकेट करना चाहता हूँ कि तुम ना इसको ड्राई रन करना, खुद से लिख के देखना, तब ज़्यादा समझ में आएगा। कि हम 1 से 6 तक गए, ठीक है? 5+1 = 6, और 6 इंक्लूड नहीं होगा। रेंज की ये बात है, रेंज फंक्शन क्या कहता है कि लास्ट जो एंड कर रहे हैं उससे एक कम। तो 1 से 5 तक जाएंगे, ठीक है? तो इसका मतलब ये देख रहे हो, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, तो ये 5 लाइनें आउटपुट हो रही हैं। ये अपना आई लूप, आई वाला फॉर कर रहा है, ठीक है? फॉर लूप जो है आई वाला हमारा 5 लाइन इनपुट कर रहा है। ये बात समझ में आती है? ठीक है। उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं, 1 1 2 1 2 3, ये हमारा जे वाला कर रहा है प्रिंट, ठीक है? एंड देख रहे हो किससे गैप दे के करा है यहाँ पे, क्योंकि 1 और 2 के बीच में गैप है, ठीक है? सेपरेशन डिलीमीटर जो है हमारा, वो स्पेस है। एंड इक्वल टू ये ऑप्शनल होता है, मगर उसके बाद अगर ये नहीं डालेंगे तो फिर वो हैज़र्ड हो जाएगा, यानी 1 1 2 2 भी नीचे आ जाएगा, बहुत लंबी चल जाएगी, ठीक है? और ये प्रिंट ये करने का मतलब है कि नई लाइन प्रिंट हो रही है, तभी तो एक जैसे ही आया उसके नीचे अगली लाइन आई है, ठीक है? तो हर एक लाइन का मतलब है, यहाँ पे कोड में हर एक चीज़ का मतलब होता है। तो आई जो हमारी जे की रेंज जाएगी वो 1 से लेके i+1 तक जाएगी। शुरू में आई हमारा 1 है, तो यानी वो 1 से लेके i+1 नहीं 2, तो 1 से लेके 2 तक जाएगी। अब 2 तो इंक्लूड नहीं होता रेंज में, समझना बात को? तो ये 1 से लेके 1 तक ही जाएगा ना, तो इसलिए एक ही आउटपुट आया। अब आई फिर क्या होगा? नेक्स्ट रेंज का नेक्स्ट एलिमेंट आ गया, 1 के बाद 2 आ गया, 2 के लिए यहाँ 3 तक जाएगी, और 3 इंक्लूड नहीं होता तो 1 के बाद 2 ही आएगा। ऐसे करके वो 5 तक जाएगा। होप समझ में आया? आते हैं प्रोग्राम टू फाइंड प्राइम नंबर बिटवीन 2 and 50 यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है? 2 और 50 तक बोल दिया तब तो तुम सोच लोगे, नेस्टेड फॉर लूप करके बोल दिया तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अब देखो कुछ बच्चे को मैं बता देता हूँ, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा और लास्ट में करना हो तो तुम मेहनत कर लेना। क्या करना, 2 से 50 चाहिए और ये नहीं लिखा हो तो तुम प्रिंट करवा देना सीधा जाओ। 2 से 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है एक लिस्ट बनाना और प्रिंट करवा देना। एट द एंड यही तो करते हैं। तो हार नहीं माननी भाइयों, जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जिसको आखिरी आखिरी चारा बता रहा हूँ मैं। नम देखो 2 से 50 तक हमें प्राइम नंबर करना है। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। तो हमने रेंज अपनी 2 से 50 ले ली। 50 क्यों ले ली? क्योंकि मुझे पता है 50 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, डेफिनेटली 2 इज़ ऑल्सो नॉट। 2 इज़ और नॉट, ठीक है? दो एक और एक दो होता है, ठीक है? वो छोड़ो। जे इक्वल टू 2 ले लिया, आई का लूप चलाया हमने। जे स्मॉलर देन इक्वल टू i/2। अब तो यह समझ में आ गया होगा हम आधा क्यों जाते हैं। अगर हमारा रिमाइंडर आ रहा है तो हम ब्रेक कर देंगे। ब्रेक क्यों करेंगे? क्योंकि वो प्राइम रह नहीं गया, तो उसको प्रिंट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें प्रिंट करना है। जे प्लस इक्वल टू 1 करा,
जे को हम बढ़ा रहे हैं, अगर जे ग्रेटर देन आई बाई जे है, नो फैक्टर फाउंड। देखो, फैक्टर अगर मिल गया तो ब्रेक कर देंगे वाइल के लूप से, इतना समझ में आता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये इफ का ब्लॉक है, ये अलग ब्लॉक है। ये वाइल वाला जो है उसके साथ जे चल रहा है। जे की कहानी वो वाली है जिसमें मैं बोलता हूँ ना कि दो से चलो, दो से चालू करो, क्योंकि दो से कर रहे हैं। और अगर 30 होता आई की वैल्यू, तो तुम 30 का आधा 15 तक जाओ, है ना? तो वही चीज़ जे के साथ चल रहा है यहाँ पे। अगर जे ग्रेटर देन आई बाई जे है तो नो फैक्टर फाउंड। अगर मान लो तुम वाइल का लूप तुम्हारा खत्म हो गया, तुम 50, चलो 50 मान लेते हैं, 50 का आधा होता है 25, 50 भी छोड़ो, तुम 30 का ही वाला एग्जांपल रखो, क्योंकि 50 कंसीडर नहीं होगा ना इस फॉर की रेंज में। 49 होगा तो उसके बाद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो 30 का आधा 15 होता है। अगर मान लो 15 तक हमने चले गए और कोई फैक्टर नहीं मिला, तो इसका मतलब हमारे जे की वैल्यू, क्योंकि जे प्लस वन होकर है, जे की वैल्यू आई बाई जे से ग्रेटर हो जाएगी। नो फैक्टर फाउंड, तो प्रिंट कर देंगे आई प्राइम नंबर, और प्रिंट बाय बाय इन्होंने बस ऐसे ही कर दिया है। ठीक है, आई हमारा क्या है? आई हमारा जो एक्चुअल नंबर है, याद है नम बाय टू करा था हमने ऊपर वाले कोड में जहाँ प्राइम देख रहे थे, तो नम है। अब नंबर में से जे को अगर डिवाइड कर दिया और उससे बड़ा जे आ रखा है, तो इसका मतलब हम भाई हमारा लूप वूप खत्म हो चुका है। ये बताने का तरीका है कि भाई हम सब सारी चीज़ें करके देख चुके हैं, मतलब हम सबसे डिवाइड करके देख लिया है, और कोई रिमाइंडर जीरो नहीं दे रहा है, यानी प्रॉपर प्राइम नंबर है। तो इन्होंने टू इज़ अ प्राइम नंबर, थ्री इज़ अ प्राइम नंबर, ऐसे लास्ट में 47 तक गए। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर। फैक्टोरियल क्या होता है? बताने की जरूरत नहीं है, याद है हमें। एनसीईआरटी में चैप्टर 5 में ही था ये क्वेश्चन। 5 का फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना था, वहाँ एल्गोरिदम लिखनी थी एक्चुअल में, मगर वो प्रोग्राम भी बता ही दिया था मैंने उसमें। होता क्या है कि जैसे 5 का फैक्टोरियल है, तो 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, यानी 5 और उससे कम जितने भी नंबर है एक तक, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ, ठीक है। नम हमारा इंट है, हमने इंटीजर ले लिया है। चेक इफ द नंबर इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। पहले हम ये चेक करेंगे कि नंबर जीरो से कम का है, तो भाई इसका फैक्टोरियल तो कर ही नहीं सकते। अगर हमारा नंबर जीरो है तो इसका फैक्टोरियल वन होता है, जीरो का फैक्टोरियल वन होता है। इस पे बहुत डिबेटें हो चुकी है, बहुत कुछ पता है। बस तुम, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि मेरे को पता नहीं है, बस एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। तुम इतना मान लो कि जीरो का फैक्टोरियल वन होता है, जैसे टू की पावर जीरो वन होती है। अब इसको एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो फिर टॉपिक ही चेंज हो जाएगा ना, मैथ्स पे आ जाएंगे अपन। तो इतना समझ लो कि अगर नंबर जीरो है तो उसका फैक्टोरियल वन है। एल्स यू कैन सर्च आउट इन यूट्यूब ऑल्सो क्यों होता है वन, अगर इंटरेस्टेड हो। फॉर आई इन रेंज वन कॉमन नम प्लस वन, अगेन क्यों गए, क्योंकि रेंज हमारी नम नम तक, मतलब एटलीस्ट जाना चाहिए वो। क्योंकि 5 के फैक्टोरियल में 5 का मल्टीप्लाई ज़रूर होना है, ऐसा नहीं कि 1 से लेके 4 तक मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का भी मल्टीप्लाई खुद ही करके देखो। 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन करो। 3 टू जा 6, 5 4 जा 20, 60 20, सॉरी 6 इंटू 20 इज 120। तो 5 का मल्टीप्लिकेशन भी ज़रूरी है, इसलिए नम प्लस वन लेना पड़ा एक ज़्यादा। और जो भी फैक्टोरियल उसको उससे आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो उसकी वैल्यू फैक्ट फैक्ट में स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो आई हमारा क्या है, वन से चालू होगा अपना, पाँच तक जाएगा। और फैक्ट हमारा वन था स्टार्टिंग में, ध्यान रखना जीरो मत ले लेना, क्योंकि जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू समरी। चैप्टर फाइनली फिनिश। समरी क्या है, हमने क्या क्या देखा इसमें? द इफ स्टेटमेंट इज यूज फॉर सिलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग, समझ में आया? इफ हम सिलेक्शन और डिसीजन मेकिंग में करते हैं। द लूपिंग कंस्ट्रक्ट वाइल एंड फॉर अलाउस सेक्शंस ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली अंडर अंडर सम कंडीशन। कोई कंडीशन है, उसके आधार पे हमारा कोड रिपीटेडली चलता रहेगा। फॉर स्टेटमेंट आइटरेट ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज, बता दिया। नोन वैल्यू होनी चाहिए। द स्टेटमेंट विद इन अ बॉडी ऑफ फॉर लूप आर एग्जीक्यूटेड टिल द रेंज ऑफ द वैल्यूज एग्जॉस्टेड। तो फॉर लूप तब तक चलता है जब तक सारी रेंज वैल्यूज की खत्म हो जाती है। जैसे फॉर ईच लेटर इन पाइथन हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो पाइथन में PYTHON था, तो जब खत्म हो गया एन आ गया तो हम रुक जाएंगे स्टेटमेंट फॉर की, लूप की। द स्टेटमेंट्स विद इन द बॉडी ऑफ वाइल आर एग्जीक्यूटेड ओवर एंड ओवर, जब तक कोई कंडीशन जो है वाइल की फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, वाइल की कंडीशन फॉल्स हो गई, वहाँ रुक जाना है। इफ द कंडीशन ऑफ वाइल लूप इज इनिशियली फॉल्स, शुरू में फॉल्स है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। याद होगा तुम्हें जिन लोगों ने C++ करा हुआ है कि वाइल की कंडीशन में नहीं होता था, मगर डू वाइल में ऐसे चलता था। ये यहाँ डू वाइल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान रखना। द स्टेटमेंट विद इन द बॉडी ऑफ द वाइल लूप मस्ट इंश्योर दैट द कंडीशन इवेंचुअली बिकम फॉल्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो वाइल लूप की है कि उसके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए, मान लो इंक्रीमेंट कर रहे हो, धीरे धीरे एक एक करके बढ़ा रहे हो, या जो भी कर रहे हो तुम, उसमें ऐसा जरूर कुछ होना चाहिए कि वाइल की भविष्य में जाके कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, वरना वो इनफाइनाइट लूप चल जाएगा और एक लॉजिकल एरर आ जाएगा प्रोग्राम। द ब्रेक स्टेटमेंट इमीडिएटली एग्जिट द लूप, बता दिया, तुरंत शादी छोड़ के चले गए। स्किपिंग द रेस्ट ऑफ द लूप ऑफ द बॉडी, जो भी था, जो भी खा पी रहे थे, सब फेंका और छोड़ के चले गए। एग्जीक्यूशन कंटिन्यू विद द लूप विद द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोड बाय द बॉडी, बताया ना मैंने कि लूप के बाद की एग्जीक्यूशन होगी, वो अपनी लाइफ कंटिन्यू करेगा भाई वो लड़का।
ठीक है, बस वो इवेंट छोड़ के गया है, तो तुम्हारी जो नीचे की कंडीशंस हैं आफ्टर द ब्लॉक ऑफ दैट लूप, दैट विल कंटिन्यू। व्हेन अ कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड, तो भाई वो इग्नोर कर रहा है, प्रॉपर इग्नोर कर रहा है, जैसे वो 3 को हमने इग्नोर करा था। तो व्हेन द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड, द कंट्रोल जंप्स टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप, और नेक्स्ट आइटरेशन आ जाती है। 3 आगे इग्नोर करा, 4 पे आ जाओ। द लूप कंटेन्स विद इन अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। सेम गोज टू नेस्टेड इफ एल्स। वो भी देख ले। चलो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पार्ट 2 में, एंड आफ्टर दैट एक दो हम हैंड रिटन कुछ करेंगे, ठीक है। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल के एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेंज फंक्शन, गिव वन एग्जांपल। तो ये हमने अच्छे से कवर करा हुआ है। फंक्शन रेंज इज यूज फॉर क्रिएटिंग अ लिस्ट कंटेनिंग इंटीजर वैल्यूज इन सीक्वेंस। स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू साथ में होती है। समटाइम्स इट इज यूज फॉर जनरेटिंग नंबर सिक्वेंशियली इन द लूप। तो अगर हम बाय डिफॉल्ट 0 से होती है, तो 0 मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है। एग्जांपल बताना था, तो यहाँ 0 से लेके 7 तक, नॉट 8। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्स एंड एलिफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। दोनों को ही समझा देना और साथ में एक एग्जांपल दे देना कि एल्स जो है वो इफ स्टेटमेंट का पार्ट है। एल्स स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर द इफ स्टेटमेंट इज गेटिंग फॉल्स। ठीक है, तो अगर सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, या तो ये या तो वो, तब एल्स का यूज़ करेंगे। एलिफ में क्या होता है, जब बहुत सारे एल्स स्टेटमेंट्स हैं, तो एलिफ इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ एल्स इफ। तो एल्स इफ जब एग्जीक्यूट होता है, ब्लॉक ऑफ कोड व्हेनेवर वन ऑफ द कंडीशन ट्रू होती है। तो इसमें एग्जांपल कैसे, अगर नम हमारा 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, एल्स इफ नम 0 है, एल्स जो है नेगेटिव नंबर। ये हमने एनसीईआरटी में भी देखा था, जब हम कोई नंबर चेक कर रहे थे वो पॉजिटिव नेगेटिव या 0 है। यहाँ पे इफ एल्स में क्या है, ए इज लेस देन बी, एल्स ए इज नॉट लेस देन बी। तो यहाँ पे हमने इक्वल टू वाला कंडीशन लगाया। या 18 साल से बड़ा है, वोट दे सकता है, वोट नहीं दे सकता है, वो वाला एग्जाम्पल भी लगा सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो ब्रेक स्टेटमेंट इज टू ब्रेक द लूप, लूप को ब्रेक करने के काम आती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज टू कंटिन्यू द लूप, लूप कंटिन्यू हो जाए, लूप के बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, जस्ट वो कंडीशन स्किप हो जाएगी और नेक्स्ट कंडीशन से कंटिन्यू। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज विद स्विच स्टेटमेंट, स्विच के साथ भी यूज करते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज नॉट यूज विद स्विच के साथ। कीवर्ड ब्रेक रहेगा कंटिन्यू के लिए, सी स्मॉल कंटिन्यू। व्हाट इज इनफाइनाइट लूप, क्या होता है, एक एग्जांपल देके बताओ। इनफाइनाइट लूप एग्जीक्यूट व्हेन वाइल कंडीशन नेवर बिकम फॉल्स। कभी फॉल्स नहीं होता, याद है, वाइल ट्रू। इफ कंडीशन रिमेन ट्रू, द लूप विल नेवर गेट टर्मिनेटेड। तो लूप टर्मिनेट ही नहीं होगा, द कंट्रोल एंटर्स इन द लूप एंड कीप रिपीटिंग द सेम ब्लॉक, जिससे लॉजिकल एरर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर A1 है, और जब तक A1 है तब तक हम ये क्या करेंगे, तुम्हारा बर्थडे बर्थडे क्या है, प्रिंट करते रहेंगे। यहाँ पे देख रहे हो बी को बना दिया उन्होंने, ए की कोई कंडीशन नहीं करी। मान लो ए को एक कदम आगे बढ़ा देते, कुछ भी कर देते, तो बार बार पूछेगा बर्थ डेट क्या है, 13, योर बर्थ डेट इज 13, 14, 14, 15, चलता रहेगा ये। ठीक है, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा इंडेंटेशन प्रॉब्लम है, हम एनसीईआरटी की बुक देख के करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे अगर तुम ये देखो कि इफ के अंदर इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वाला पूरा क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से देख के करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट। तो यहाँ पे ए हमारा 110 है, और जब तक ए हमारा 100 से बड़ा है, हम प्रिंट करेंगे ए को, और ए को 2 से डिक्रीमेंट करते जाएंगे। तो 110 है ना, तो ए 110 क्या 100 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। ठीक है, तो 110 प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 कम करा 108, फिर 106, फिर 104, 102। मगर जैसे ही 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है, तो वो प्रिंट नहीं होने वाला। अगला देखो, फॉर आई इन रेंज 20, 30 और 2, 2 मतलब 2 का इंक्रीमेंट चलेगा, और 20 से 30 तक, 30 आने वाला नहीं है पहली बात तो यहाँ 2 की टेबल चला दो 20 से, 20 आएगा, बिल्कुल आएगा। 20, 22, 24, 26, 28, ओके, यही प्रिंट होगा। कंट्री इंडिया, इंडिया याद है, जैसे हमने ऊपर पाइथन वाला देखा था इसी बुक में। तो इंडिया का आई आएगा, उसके बाद अगली लाइन में एन आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंड नहीं करा हुआ स्पेस के साथ, वरना यही आ जाता स्पेस के साथ। तो आई एंड डी आई ये पूरा जाएगा, इंडिया। ठीक है, आई इक्वल टू 0 है, सम इक्वल टू 0 है। अब देखो यहाँ पे आई जो है जब तक 9 से छोटा है, नॉट इक्वल टू, हम अगर हमारा आई जो है वो 4 के पहाड़े में आता है, 4 की टेबल में आता है, तो हमारा आंसर 0 आएगा। और आई मीन 4 की टेबल में अगर आता है तो रिमाइंडर 0 आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, उसको सम कर देंगे, सम में ऐड कर देंगे, सम स्टार्टिंग में 0 है, तो आई इक्वल टू आई प्लस 2, और दो दो बढ़ाते जाएंगे। तो शुरू होगा हमारा 0 से। क्या 0 9 से छोटा है, हाँ छोटा है, 0 मॉड्यूलस 2, ठीक है, तो 0 में 0 जोड़ तो कुछ नहीं दिक्कत है। अब जैसे ही 2 जोड़ा तुमने, क्या 2 9 से छोटा है, हाँ छोटा है, 2 मॉड्यूलस 4। तो देखो अगर 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आता है, नॉट 0। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम आई को फिर बढ़ा देंगे। तो एक बात है, ऐसे करके दो दो बढ़ाते जाएंगे। तो एक तो ये 4, जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, क्योंकि हम 2 बढ़ा रहे हैं, 2 के बाद 4 होगा, तो 4 मॉड्यूलस 4 इज 0, 4 4 की टेबल में आता है, ठीक है। उसके बाद 6 नहीं आता, 8 आता है, तो यानी 4 और 8 ही आएंगे जो सम में ऐड होंगे, दैट इज 12, 4 प्लस 8 इज 12। और 8 के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे, तो वो वाइल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारा सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगला देखो, ये थोड़ा नेस्टेड फॉर है। एक्स है, एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके 3 तक, 1 2 3। वाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 से लेके 4 तक, 2 3 4, नॉट 5। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो 10 से ज़्यादा है तो ब्रेक कर देंगे।
अगर एक भी बार 10 से ज़्यादा आता है, वरना हम प्रिंट करते रहेंगे। तो होगा क्या कि जो पहली कंडीशन होती है ना, वो एक बार चलती है और अंदर वाली जब तक चलती है जब तक ख़त्म ना हो जाए। समझ रहे हो? जैसे ये शुरू में 1 होगा और ये चलेगी 2, 3, 4, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 आएगा, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3 आएगा, फिर 4 को मल्टीप्लाई तो 2, 3, 4 ये आ गया, है ना? कंडीशन चेक हो रही है बार-बार, सब 10 से छोटे हैं, तो हम प्रिंट करते रहे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जैसे ही 1 के बाद ये 2 आएगा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 दैट इज़ ऑल्सो स्मॉलर देन 10, फिर 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, ठीक है। इस पे आएगा 3, 3 2 जा 6, फिर से छोटा आ गया, 3 3 जा 9, उसके बाद जो आएगा 3 4 जा 12 दैट विल नॉट बी कंसीडर और उसकी वजह से ब्रेक हो जाएगा। और समझ में आई? लास्ट वाला एग्जांपल और ये वाला मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। लास्ट वाला एक मैं कोड बना के दिखाता हूँ तुम्हें, क्योंकि पीछे एनसीईआरटी का वाटरमार्क आ रहा है तो कंफ्यूज हो सकते हो। तो तुम्हें ये चीज़ समझ में आई कि जैसे 2 3 4, फिर 4 6 8, फिर जैसे ही 6 9 12 आने वाला था तो 12 10 से ज़्यादा निकला, दैट्स व्हाई इट ब्रेक्ड। ठीक है, ये वाला हमने इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये भी देख लिया है। फिर अपना ये आउटपुट देख लिया 20 से लेके 28 तक, नॉट 30 बिकॉज 30 विल बी एक्सक्लूडेड। फिर 110 से शुरू होगा और 102 तक जाएगा, यहाँ पे 102 भी आना चाहिए। ठीक है, कंफर्म है। अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, दिस वन, इसको हम कोड में देखते हैं। तो यहाँ पे वैर को 7 ले रखा है, ठीक है, वेरिएबल को 7 ले रखा है, और अगर वैर 0 से बड़ा है तो हम करंट वेरिएबल की वैल्यू और उसमें से 1 हटा देंगे। अगर 3 है या फिर 6 है तो कुछ ना कुछ होगा काम, कंटिन्यू और ब्रेक चलेंगे और हमारा गुड बाय भी आएगा। तो आउटपुट ये आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में वेरिएबल 7 है तो प्रिंट करेंगे हम आते ही, क्योंकि 7 जो है 0 से बड़ा है, करंट वेरिएबल वैल्यू 7, तो ये समझ में आया 7 कैसे आया। ओके, नीचे आए, 7 में से 1 गया कितना होता है? 6 होता है। वेरिएबल 6 के बराबर, 6 3 के बराबर है? नहीं है। एल्स पे आ जाओ, क्या वेरिएबल 6 6 के बराबर है? हाँ है। तो क्या करना है, 6 में से 1 घटा दिया, 5 हो गया। 5 के बाद कंटिन्यू करना शुरू कर दो। कंटिन्यू मतलब क्या है कि समझना बात, ब्रेक का मतलब है खत्म कर दो, खत्म, मामला खत्म। कंटिन्यू मतलब है कि इसको छोड़ दो भाई, वापस से कंडीशन पे चले जाओ। क्या 5 0 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो करंट वैल्यू इज 5, तो ये आगे प्रिंट हो गया। ओके, 5 में से 1 गया, 4 होता है। ये 4 3 के बराबर है? नहीं। एल्स पे आ जाओ, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, तो प्रिंट कर दो गुड बाय, क्योंकि यहाँ पे जब ब्रेक को कंटिन्यू चले तो गुड बाय आएगा। ओके, नेक्स्ट टाइम, क्योंकि 4 था तो करंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। मगर अब देखना क्या हुआ, जैसे ही वेरिएबल यहाँ पे 3 हो गया, अब 3 हो गया तो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा यानी प्रोग्राम इज डन, खत्म। समझ में आया ये आउटपुट कैसे है, हो पाया हो? प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे पैलेंड्रोम का क्वेश्चन है कि एक नंबर पैलेंड्रोम है या नहीं, तो इसलिए मैंने लास्ट में रखा है कि हम डिस्क्रिप्टिव पेपर में अगर ये आता है तो कैसे करेंगे, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे नहीं समझा सकता विद अ कर्सर, कर्सर से नहीं समझा सकता, मैं कॉपी पे समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, फॉर अ मीन वाइल स्किप करते हैं, या जो इसको डायरेक्टली जाना है वो टाइम स्टैम्प देख लेना। हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को जब डिस्कस करेंगे अब आपको पता चल जाएगा लास्ट में वीडियो के। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये इजी क्वेश्चन में आते हैं और आने के चांसेस भी हैं कि अगर तुम्हारे मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं तो ग्रेड ए मिलेगा, 80 और 90 के बीच में तो ग्रेड बी मिलेगा, 70 से 70 से 80 है तो सी मिलेगा। तो ये सब ठीक है। इसमें क्या है कि कंफ्यूज नहीं होना कि तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि इफ़ ग्रेटर देन 70 लेस देन 80 ये सब करना हो। डायरेक्टली देखो क्या करा है, इफ़ एलिफ लगाया है। अब जिसको ये फंक्शनैलिटी पता होगी उसके लिए बहुत आसान है। हमने एक नंबर लिया, क्योंकि मार्क्स पॉइंट में भी आ सकते हैं, 88.9 7.6 है ना, 77.6 ऐसे करके। तो अगर वो 90 से ज़्यादा है तो ग्रेड ए दे दो। अब एलिफ लगा दिया डायरेक्टली, 80 से ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 90 से लेस बोलना हो, क्योंकि अगर ये नहीं ट्रू हुआ तो फिर वो यहाँ जाएगा। तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये है कि अगर उस इस एलिफ पे आ रहा है तो वो 90 से या 90 या उससे कम ही होगा। तो वो चेक कर रहा है क्या वो 80 से भी, 80 से मतलब 81 या 81 से ज़्यादा है तो ग्रेड भी दे दो। क्या वो 71 या 71 से, देखो 71 क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं लगा। लास्ट में ग्रेड डी में देखो इन्होंने 60 की बात करी है, ने बिलो 60 ई दे रहे हैं, 60 से 70, क्योंकि 60 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, सो दैट्स वाई इक्वल टू लगा है। एल्स हमारे ई ग्रेड मिलेगा। बड़ा गंदा बच्चा, आउटपुट हमने दिखा दिया 91 पे ई ग्रेड मिल रहा है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट कैसे, जैसे मान लो 56 है, 5 और 6 को जोड़ा 11 होता है, कैसे करेंगे? तुमने इनपुट कर लिया नंबर को, सम को ले लिया 0, तो अब यहाँ पे इनपुट करा, इंट तो लगाया नहीं आगे, तो हमारी स्ट्रिंग आई 5 और 6 की। तो फॉर आई इन एन, तो क्या हुआ, जैसे तुम्हें याद होगा पाइथन का पी आया फिर वाई आया, है ना, तो ऐसे यहाँ पे 5 का पहले 5 आएगा, उसकी इंटीजर वैल्यू होगी, तो यहाँ पे हमने टाइप कास्ट कर दिया। तो 5 को हमने क्या कर दिया, इंटीजर वैल्यू निकाल दी 5, तो 0 में 5 जोड़ा 5, फिर 6 की इंटीजर वैल्यू 6। ठीक है, ध्यान रखना 6 यहाँ से स्ट्रिंग था, यहाँ से इंट हो गया, तो 5 एंड 6 इज 11, दैट्स हाउ द आउटपुट इज। ठीक है, जो बड़ा तरीके से करना चाहते हैं वो 10 से डिवाइड मॉड्यूलस वाला वो भी कर सकते हैं, योर विश। वहाँ पे वो तुम डायरेक्टली इंटीजर लेके इंटीजर ऑपरेशन कर दो।
अच्छा, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम, इसको थोड़ा आउटपुट को इग्नोर करना, ये हमें सम निकालना है। थोड़ा इसको ध्यान से देखो, ये 1/1 की पावर 3 है, 1/2 की पावर 3 है, 1/3 की पावर 3 है। तो अगर ऐसा सम निकालना हो और मान लो इससे भी ज़्यादा बढ़ रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले तो हम इंटीजर इनपुट ले लेंगे, रेंज लगा लेंगे 1 से लेके n+1 तक, ठीक है, n तक जाएगा। अब यहाँ पे एक इन्होंने पावर नाम से यूज़ करा है, तुम स्टार 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 भी कर सकते हो, आई मीन डबल स्टार भी कर सकते हो क्यूब के लिए। तो यहाँ पे इम्पोर्ट करा है मैथ्स को, ठीक है। तो ए का क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सम प्लस 1/a की पावर 3, यही तो बोल रहा है। तो स्टार्टिंग में एक का क्यूब तो एक ही हुआ। ऐसे करना है कि कितनी सीरीज चाहिए, और उसके बाद राउंड लगाने का मतलब भी मैंने शायद 5th चैप्टर को पढ़ाते हुए बताया था कि राउंड प्लेस मतलब डेसिमल प्लेस के 2 पॉइंट तक जाएगा। जैसे 3.14 पाई की वैल्यू, वो डेसिमल में पॉइंट के बाद 14 आया बस, ठीक है। तो इस तरह से बना दिया। नेक्स्ट पे आते हैं कि ईयर बताना है, ठीक है। ये नॉट दैट इजी, मतलब इसमें और भी कंडीशन होती हैं, मगर जस्ट फॉर द केस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम समझ लेते हैं कि 2057 जो है वो लीप ईयर नहीं है। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर है, नहीं हो रहा तो नहीं है, ठीक है। और भी कंडीशंस हो सकती हैं इसमें। अब देखो ये सीक्वेंस आ रखा है -5 + 10 -15 + 20। अच्छा एक बात बताओ, माइनस प्लस को भूल जाओ, 5 की टेबल नहीं है, 5 × 1 = 5, 2 × 10, 5 × 3 = 15। ओके, वन थिंग इज क्लियर। दूसरा देखो, या -1 आ रहा है दूसरे पे नहीं आ रहा, यानी 5 वन जा पे -1 आ रहा है, 5 टू जा पे नहीं आ रहा, यानी ऐसे मान लो हम क्या करें जो कि यहाँ पे करा है कि -1 की पावर ए लगा देते हैं, ए या आई जो भी मान लो, कि अगर -1 की पावर 1 होती है तो -1 रहती है, -1 का स्क्वायर होता है तो वो प्लस हो जाता है, फिर क्यूब होता है, फिर नेगेटिव। पता है ना, -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो वो -1 ही आता है। तो यही तो ऑड नंबर पे माइनस आ रहा है। तो हमने क्या करा, नंबर इनपुट ले लिया इंट में, और 1 से लेके +1 तक गए, और हमने ए से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि क्या है, 5 × 5, 5 × 2 = 10, और एंड हमने कॉमन लगा दिया क्योंकि हमें सीक्वेंस ऐसा बनाना था। एंटर द ईयर छोड़ दो, यहाँ एंटर द नंबर आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करा है -1 की पावर ए, तो जो भी पावर है, अगर स्टार्टिंग में माइनस है तो -1, वरना हम a+1 कर देते हैं अगर कुछ आगे पीछे होने वाला होता तो, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट चलते हैं। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस का पूछा है, तो अगर 18 से बड़ा है तो एलिजिबल है, नहीं है 18 = भी चलेगा, एल्स नॉट एलिजिबल। ये देखो, टेबल करनी है। टेबल के लिए यहाँ पे क्या करा है इन्होंने, गैप देना सीखना है। गैप कैसे देना है, 7 गैप, फिर एक्स, यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, फिर कॉमन लगा के ए क्या है, ये हमारा वेरिएबल नेम है। 1 से लेके 11 तक क्यों जा रहा है, क्योंकि 11 कंसीडर नहीं होगा, 10 तक ही जाएगा, ठीक है। नम हमें यूज़र इनपुट करेगा, 7 का पहाड़ा चाहिए तो 7 कर देगा, इनटू आएगा, ए आएगा जो हमारा रेंज के अंदर सीक्वेंस आएगा, और लास्ट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इंटीजर है तो मल्टीप्लाई भी सही होने वाला है। 7 × 1 = 7, 2 × 14 एंड सो ऑन। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ 5 नंबर। 5 नंबर यूजर एंटर करेगा, 1 2 3 4 5, तुम्हें बताना है मिनिमम 5, इनमें से स्मॉलर 5 आ गया और मैक्सिमम 123 है। कैसे पता करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, तुम दोनों को पहले 0 0 ले लो, फॉर का लूप चलाओ 5 तक। क्यों, क्योंकि यूज़र से 5 बार इनपुट करवाना है। ओके, अगर हमारा स्टार्टिंग की बात है, ठीक है, शुरू में क्या कर लेना है, शुरू में मान के चलेंगे हमारा बिगर स्मॉलर और लार्ज, मतलब स्मॉल और लार्ज दोनों ही नंबर यूज़र ने जो पहला करवाया ना 85 है। क्या हो अगर यूज़र बहुत सारे 85 लिख दे तो, है ना। तो हम स्टार्टिंग में मान के चलेंगे 85 जो है वो स्मॉल भी है लार्ज भी है। अगर ये हमने मान के चल लिया, अब यूज़र ने कुछ और एंटर करा 56, तो अगर 56 स्मॉलर देन 85 है, ठीक है, क्योंकि हमने स्मॉल और लार्ज दोनों ही 85 लिए थे, तो है सही बात है, तो हम स्मॉल को 56 कर देंगे। यानी जो यूज़र एंटर करता रहेगा, अगर वो छोटा निकला पहले वाले से तो वही हमारा स्मॉल हो जाएगा, और लार्जर के लिए जैसे 123 है जो कि बड़ा है 85 से, तो वो लार्ज हो जाएगा। तो जब जैसी पांचों चीज़ें एंटर हो जाएंगी हमारी कंडीशंस के थ्रू, जो स्मॉल नंबर होगा वो 5 आ जाएगा, 123 इज द लार्ज नंबर। चलो, पैलिंड्रोम वगैरह समझते हैं, और साथ में एक और मैं कोई लूप वूप का क्वेश्चन बता दूंगा। सो क्वेश्चंस देख लेते हैं। दो दो क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमने जो वादा किया था पैलिंड्रोम वाला, और दूसरे में हम पूरा चैप्टर डिस्कस कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन है वो। तो पैलिंड्रोम होता क्या है, जैसे तुम डैड और लेवल देखो, ये कोई धमकी नहीं दे रहा कि मैं मेरा डैड लेवल है, मगर DAD, ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ो या लास्ट से पढ़ो, लेवल में देखो LEVEL, तो ये होते हैं पैलिंड्रोम वर्ड्स। मगर यहाँ क्वेश्चन में पूछा है नंबर्स। तो पैलिंड्रोम नंबर कैसे होते हैं, जैसे 1 2 3 2 1, तो 1 2 3 2 1, इसको उल्टा भी पढ़ो तो भी सेम। तो हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है इन पाइथन दैट इज़ गोइंग टू चेक कि ये एक नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। तो यानी मैथमेटिकली कुछ ना कुछ लगेगा इसमें चेक करने के लिए। तो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे कमेंट डाल के, प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर इज़ पैलिंड्रोम। उसके बाद हमने इनपुट ले लिया इंट में, क्योंकि हम इंटीजर के साथ काम करने वाले। एक हमने टेम्प वेरिएबल बना लिया जिसमें हम जो भी यूज़र ने डाला है इनपुट वो हम चेक करेंगे। लेट्स से 1 2 3 2 1 ही डाला है, तो स्टोरिंग इन टेम्प वेरिएबल, जिससे कि हमारा नंबर ना खराब हो, हम जो भी ऑपरेशंस करें इस टेम्प वेरिएबल में करें। फिर रिवर्स को हमने ज़ीरो बना लिया, क्योंकि ये रिवर्स जो है एक्चुअल में जो भी हम टेम्प के साथ करने वाले हैं वो रिवर्स में स्टोर करते रहेंगे,
ठीक है, कहने का मतलब है इसको उल्टा करने की कोशिश करेंगे और अपडेटिंग करेंगे, लास्ट में कंपेयर करना है रिवर्स वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे एक रिवर्स नंबर करने के लिए ये फंक्शन जो है, ये वाइल का लूप जो है क्या करता है कि जब तक टेम्प हमारा 0 से बड़ा है, हम 3 चीज़ें करने वाले हैं। पहला, डिजिट को हम टेम्प मॉड्यूलस 10, देखो जब भी हम मॉड्यूलस 10 करते हैं तो जो भी लास्ट की डिजिट होती है वो स्टोर हो जाती है। अगर मैं बोलूँ 105 105 को 10 से जब मॉड्यूलस करेंगे तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा, क्योंकि 100 तो 10 की टेबल में आता है, 5 रह जाएगा ना। आर ई वी क्या है, रिवर्स है। ये क्या करेगा, जो भी इसकी वैल्यू है, क्योंकि इनिशियली इसकी वैल्यू 0 है, तो ध्यान रखना शुरू में तो डिजिट जो है 0 इंटू 10 करोगे डिजिट वही रहेगी, मगर आगे आगे बढ़ सकती है, देखना कैसे। रिवर्स को इंटू 10 प्लस डिजिट करते हैं, और टेम्प को हम क्या करेंगे, फ्लोर वैल्यू, मतलब पॉइंट में आंसर नहीं चलेगा, इंटीजर वैल्यू ही चाहिए। टेम्प को हम कम करते रहेंगे, जैसे 123 है, उसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 12.3 आएगा, मगर पॉइंट की वैल्यू हटा देंगे तो 12 रह जाएगा। ये बात समझ में आई। धीरे धीरे ये लूप चलता रहेगा, क्योंकि टेम्प की वैल्यू बार बार कम हो रही है, बार बार चेक हो रहा है, तो एट द एंड क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा टेम्प की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग इज 0 है ना, इसके हिसाब से। तो उस केस में वाइल लूप खत्म हो जाएगा। उस हम क्या करेंगे लास्ट में, जब ये पूरा ऑपरेशन हो जाएगा, हम चेक करेंगे जो हमारा नंबर है और जो हमारी रिवर्स करने पे वैल्यू आई है, चेक करेंगे अगर वो इक्वल है। अगर है तो द नंबर इज पैलिंड्रोम, एज द नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम। तो आउटपुट कैसा आने वाला है कि एंटर अ नंबर, एक नंबर हमने एंटर करा, क्योंकि बुक में क्वेश्चन में यही दे रखा था, तो ये नंबर जो है पैलिंड्रोम है, क्योंकि इसको उल्टा भी पढ़ो तो सेम है। ठीक है, जब मैं इस नंबर को लिखने जा रहा था तो मैंने टेम्प की वैल्यू सेम, क्योंकि एन की वैल्यू ही टेम्प हो जाएगी ना, तो मैंने ये 1 2 3 2 नहीं देखा, 1 देखा, इसलिए मैंने 1 2 3 1 करके देखा। अब तुम ऑब्वियसली बात है 1 2 3 1 इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। तो हम क्या करने वाले, मैं सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप लग जाएंगे। ठीक है, 151 को देखते हैं, एक पैलिंड्रोम है, ये समझ में आता है। तो हमारा टेम्प पहले 151 हो जाएगा। आर हमारा रिवर्स की वैल्यू शुरू में 0 है, क्वेश्चन क्योंकि हमने डिफाइन रिवर्स को 0 से करा है। डिजिट हमारी 1 हो जाएगी, कैसे हुई, क्योंकि इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। 150 इज 10 की टेबल में आता है ना, मगर 1 रह जाएगा। फिर हमारा आर क्या हो जाएगा, याद है क्या करते थे आर के साथ, अब तो याद हो जाना चाहिए कि मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, बिकॉज आर वॉज 0, तो 10 के साथ तो कुछ हुआ नहीं, प्लस डिजिट करेंगे तो डिजिट हमारी 1 हो गई। तो हमारा आर अब 1 हो चुका है। टी की वैल्यू हमारी 15 हो गई, क्यों, क्योंकि इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 15.1 आएगा, तो 0.1 को तो हटा देंगे, 15 हो गया। अब हम 15 पे ऑपरेशन सिमिलर लगाएंगे, 15 की डिजिट पकड़ी आखिरी वाली, दैट इज़ 5। आर की वैल्यू क्योंकि 1 हो गई थी, तो 1 इंटू 10 इज 15 हो गया है ना, 10 में 5 जुड़ा 15। आर की वैल्यू क्योंकि 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, पॉइंट को हटा देंगे तो 1 रह जाएगा। अब देखो ये लास्ट है, क्योंकि इसके बाद अब 0 होने वाला है टेम्प, है ना। तो डी की वैल्यू हमारी 1 हो गई, बिकॉज 1 वॉज रिमेनिंग। आर की वैल्यू 15 थी, उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 150 प्लस 1 इज 151। देख रहे हो किस तरह हमने चालाकी से डिजिट रिवर्स कर दी। तो हमारा 151 को हमने कंपेयर करा, आर को हमने रियल नंबर जो एन हमारा आया था उससे कंपेयर करा, एंड देन वी फाउंड आउट कि इट वाज अ पैलिंड्रोम। तो मान लो ऐसा कुछ बोरिंग सा क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन मैनेजिंग द फ्लो ऑफ पाइथन प्रोग्राम। तो इस चैप्टर का नाम फ्लो ऑफ कंट्रोल है, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर इस चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम अपनी सारी जो भी नॉलेज है उसको एक साथ कंपाइल कर दें। ठीक है, पूछा जा सकता है कि नेस्टेड फॉर लूप्स के बारे में बताओ, तो उसका एग्जाम्पल तैयार होना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसका भी एग्जाम्पल तैयार होना चाहिए। तो हम इसको प्रॉपरली सॉल्व कर देते हैं। कैसा करा गया है, क्या पूछा गया है, कंट्रोल स्ट्रक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ते हैं। एक तरह से ये पूछा गया कि एनसीईआरटी का क्लास 11th का चैप्टर 6 क्यों पढ़ना चाहिए। तो देखो, कंट्रोल स्ट्रक्चर आर यूज टू कंट्रोल द ऑर्डर इन विच द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन पाइथन। ठीक है, कि स्टेटमेंट 1 2 3 ये फ्लो होना चाहिए, क्या फ्लो होना चाहिए ना। तो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो मैनेज करता है। दे हेल्प इन डिसीजन मेकिंग करते हैं। याद है वोट वाला सिस्टम की, 18 साल से ऊपर ड्राइविंग लाइसेंस वाला सिस्टम। रिपीट कर सकते हैं एक्शंस को मल्टीपल फॉर लूप्स लगा के, या फ्लो ऑफ लॉजिक, एक तरह का लॉजिक किस तरह से फ्लो होना चाहिए वो हमारा सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स के थ्रू पता चलता है इन कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्योंकि क्वेश्चन में पूछे वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, तो ये हमें अलाउ करता है, एक प्रोग्राम को अलाउ करता है डिफरेंट सिचुएशंस एंड इनपुट्स को हैंडल करने के लिए। इनफैक्ट इनपुट्स को भी याद है कि जब 0 से डिवाइड हो रहा था उसको कैसे हैंडल करना है, मेकिंग इट मोर फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट। तो अब यहाँ पे 3 तरह के मेन टाइप्स होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्शन और आइट्रेशन पे ज़्यादा बात करी है। सीक्वेंस हमने चैप्टर 5 में देखा था, है ना। स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर, एक इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक है, और सिलेक्शन क्या होता है, इसको डिसीजन भी बोलते हैं, और आइट्रेशन को लूपिंग भी बोलते हैं। सिलेक्शन में द प्रोग्राम चूज बिटवीन डिफरेंट पाथ्स, कि कौन से पाथ को फॉलो करना है। अगर मेरे 10th में अच्छे नंबर आए तो मैं साइंस ले लूँगा, तो इफ़ एल्स एल्सिफ और एलिफ ये भी लगाते हैं। ठीक है, आइट्रेशन क्या है, सेट ऑफ स्टेटमेंट इज रिपीटेड यूजिंग लूप्स लाइक फॉर एंड वाइल। फॉर एंड वाइल हमने अच्छे से कवर किया है। अब एक एग्जाम्पल देना तो बनता है, क्या किस बारे में एग्जाम्पल है, कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये मत सोचना कि ये बहुत ही रैंडमली एग्जाम्पल दे दिया गया है।
याद है हमने ये डिस्कस करा था, एनसीईआरटी का ही है कि हम इनपुट नंबर करेंगे, नंबर जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव, छोटा है तो नेगेटिव, वरना वो जीरो ही है। तो यहाँ पे ये लाइन बता रही है कि ये प्रोग्राम चेक कर रहा है कि एक नंबर जीरो पॉजिटिव या नेगेटिव है यूजिंग इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। क्या यूज करता है? इट यूजेस सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर टू डिसाइड द आउटपुट। तो इस तरह हमारा सिलेक्शन कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट। एट द एंड कंबाइन कर दिया कि क्यों हमने एग्जाम्पल लिखा है। हम आइट्रेशन वाला भी दे सकते थे, सीक्वेंस वाला मत देना, क्योंकि फिर वो तुम्हारी नॉलेज का वेस्ट हो जाएगा एक तरह से। जो मिला है वो अच्छे से यूज़ करना है। आज के लिए इतना ही, बाय।